हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर 2 में आ गए, सेशन 2 में आ गए। सेशन 1 में मैंने आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बताया था और आज के सेशन में हम लोग बफर के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी बेटा, उसके बाद फिर मिला मिला के क्वेश्चन बफर और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का खतरनाक एडवांस टाइप की बात हम लोग करेंगे। राइट, तो आगे बढ़ें उसके पहले बेटा स्वेक से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली एंड मेरे प्यारे विकेशियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये लेक्चर्स बेटा बहुत अच्छे से आप करते चले जाओ, एक भी लेक्चर मिक्स मत करना आयोनिक इक्विलिब्रियम का। जिनका भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हमारा आयोनिक वीक है, मैं गारंटी लेता हूँ बेटा आपका आयोनिक बहुत जबरदस्त तगड़ा एडवांस क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो बस प्रॉपर लास्ट तक आप देखते रहें जबरदस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़ें, उसके पहले हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हम लोग बफर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर कैसे दोनों को मिक्स करके आगे की बात करेंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखिए आप पढ़िए, है ना। इफेक्टिवनेस ऑफ ए बफर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बफर कैपेसिटी। अब देखो बफर कैपेसिटी पर कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये कितना मस्त क्वेश्चन है ये, देखिए, है ना। जिन लोग बफर कैपेसिटी को ऐसे ही निपटा देते हैं ना, सिंपल है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, लगा लिया बस काम खत्म, है ना। बट बहुत सारी चीजें यहां पर आती हैं, है ना। आपको देखिए बहुत गर्दा क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा कितना मस्त और जबरदस्त बफर का क्वेश्चन ये है आपके सामने। मतलब एकदम मस्त एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ना देखना मजा आएगी। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे बेटे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये देखिए और यहां पर देखिए फिर से ये ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया, कितना मस्त। पीएच है और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ एनायन है ना। तो एकदम जबरदस्त गर्दा टाइप के एडवांस क्वेश्चन। और आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद बनाया है ना। दिस इज वीकेएस फ्रेम्ड क्वेश्चन, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो काफी टाइम लगा इस क्वेश्चन को बनाने में, बट इसमें मैंने मैथमेटिक्स को खूब घुसाया है। मतलब बहुत सारी चीजें यहां पर मैंने घुसाने की कोशिश की है, जिसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा मस्त मजा आने वाला है। ठीक है, आगे देखिए और भी क्वेश्चंस देखिए इस तरह से। ये बफर का क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब बहुत मस्त मस्त चीजें हैं जो आप देखोगे यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, है ना। सारे के सारे एडवांस के ये क्वेश्चन है आपके, ये सब देखिए आप आपके सामने यहाँ पर है। बात समझ में आ रही बेटा। तो ये कुछ झलक दिखला जा सेक्शन था, ठीक है। अब आगे बढ़े, है ना। तो उसके लिए आप ये समझ लो कि हमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट समझा लास्ट क्लास में, उससे रिलेटेड हमने कुछ सम्स किए। अब हम पहले अब इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत अच्छे से करें, उसके लिए हमें बफर को जानना जरूरी होगा। तो जैसे कि हमें पता है, हम लोग जानते हैं एज यूजुअल कि भैया पहले जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसके पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट तगड़ा करते हैं और उसी के बेस पर फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और बात करने जा रहे हैं बेटा हम लोग किसकी, बफर सोल्यूशन की, है ना। तो बफर का नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हमारे जहन में आता है, इसका मतलब हम ये बोलते हैं, हम ये सोचते हैं कि उस सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा, है ना। तो कैसे और किस कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस बफर की हो सकती हैं, क्या क्या टाइप के बफर हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको पहले, है ना, फास्ट तेजी से एक रिवीजन भी हो जाएगा और मैं बताते जा रहा हूं, आप देखते जाइए। बफर सोल्यूशंस बेटा बेसिकली होते क्या हैं, जरा देखिएगा। ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन लो जिसमें आप थोड़ा सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डालो और उसका पीएच अगर चेंज रजिस्ट करे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। मतलब उसको पीएच का चेंज होने को रोके अगर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि पीएच बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है, चेंज हो सकता है बट चेंज बहुत नॉमिनल होगा, ठीक है। अब इसका बहुत प्रैक्टिकल कॉमन है ना, नेचुरल वेरी कॉमन एग्जांपल है ना हमारा ह्यूमन ब्लड, है ना। ये ह्यूमन ब्लड भी बफर सोल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसका पीएच 7.2 होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो क्या हुआ, द सोल्यूशन व्हिच रजिस्ट द चेंज इन पीएच when strong acid or strong base is added in small amount is called buffer solution. So that mixture which has very high tendency to resist the pH change upon addition of a very small quantity of strong acid or strong base is called buffer. तो कई तरीके से मैंने आपको बफर की बात की कि भैया ऐसा सोल्यूशन आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है पहले से ऑलरेडी है, जिसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल दो या थोड़ा सा आप क्या डाल दो, बेस डाल दो, और इसका पीएच में बहुत नॉमिनल चेंज है, ये पीएच के चेंज को क्या करे, रजिस्ट करे, पीएच को चेंज ना होने दे। तो ऐसे सोल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। पता है आपको, सबको पता है, मैं फिर भी बताना चाह रहा हूं, जानबूझ के मैं बताना चाह रहा हूं, है ना। चलिए ये बात हमें आ जाती है समझ में। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस का ही पूरा रोल है बफर में, तो हमें इसको थोड़ा सा समझना होगा सही तरीके से। तो वो देखिए क्या है, किसी भी एसिड से बेटे अगर आप H+ निकाल दो तो जो फॉर्म बनता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। जैसे कि आपने कहा कि HCl है, HCl से बेटा अगर आपने एक H+ निकाल दिया, देखिए एसिड है कि नहीं है ये, तो यहां से Cl- बना, सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl।
जैसे आपके पास बेटा क्या है, H2S है। अब H2S से आपने क्या किया, एक H+ निकाल दिया, तो क्या बचेगा, HS- बनेगा। तो यहां पर ये देखिए एसिड है बेटा, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। कुछ अभी लाइक आपने एसिटिक एसिड लिया बेटे, CH3COH लिया, यहां से आपने एक H+ निकाल दिया, तो क्या बनेगा, CH3CO-। तो ये अगर एसिड है तो बेटा ये उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, राइट। आप पहले से भी जान रहे हो, बट मैं एक छोटा सा रिवीजन आपको देना चाहता हूं, सो दैट की और बहुत अच्छी चीज, तगड़ी चीजें आपको बताने जा रहा हूं आज। बफर कैपेसिटी भी बहुत तगड़े से आपको बताऊंगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बेस की बात करें तो बेटा बेस में आप H+ डाल दो, या फिर उस बेस से OH- निकाल दो, तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में अगर हमने H+ डाला, देखो इसके पास लोन पेयर है, तो बेटा ये अमोनियम आयन बनाता है कि नहीं बनाता है। तो देखो ये इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो ये बेस हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद जो बन रहा है दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। आपके पास सपोज ये एनिलीन है, ये देखिए NH2। अब आपने इसमें H+ डाल दिया, जैसे H+ डालोगे तो एनिलीनियम आयन बना देगा ये, और देखो यहां पर NH2 से बेटा ये NH3+ हो जाएगा, क्योंकि इसने H+ एक्सेप्ट किया तो ये बेस हो गया। और अगर ये बेस है तो बेटा दिस विल बी कॉन्जुगेट एसिड। सपोज आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी समझो जरा सा, और आपने यहां से OH- निकाल दिया, तो बेटा क्या बना, NH4+ बना। तो बताओ बेटा ये OH जाने से ये बेस होगा, OH जो रिलीज करता है या H+ जो गेन करता है वो बेस होता है, और OH के निकलने के बाद भी जो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड होता है। क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट एसिड होता है। कहानी समझ में आई? तो ध्यान रखना बेटा, हम लोग जनरली H+ की बात यहां पर करते हैं, बट नहीं, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर बेटे कोई भी सब्सटेंस अगर या कोई भी बेस अगर OH- रिलीज कर रहा है, तो वहां पर जो भी आयन बनेगा दैट विल बी कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस ऑल्सो। तो ये OH- का भी आपको ध्यान रखना है, केवल H+ तक लिमिटेड नहीं रहना है। अल्टीमेटली हमने आपको ये समझाया कि भैया एसिड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट क्या है और बेस कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, और बात करते हैं बेटे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की। बात समझ लो, देखो कितने फटाफट हम निपटाते जा रहे हैं चीजों को, और देखते जाओ मस्त तरीके से और समझते जाओ। चलिए पानी पीते हैं। बफर सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो देखिए टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात करें अगर हम बेटा, तो देखो हम लोग 3 तरह के बफर सॉल्यूशन की बेटे बात करते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर, एक होता है नॉर्मल बफर। एसिडिक बफर का कतई ये मतलब आप मत समझे कि इसका pH लेस देन 7 होगा, मैं बता दे रहा हूं बेटे, इसका pH मोर देन 7 भी हो सकता है, लेस देन 7 भी हो सकता है। बिल्कुल भी आप ये मत समझे कि हाँ एसिड लिखा हुआ है इसका मतलब pH 7 से कम होगा। अरे 7 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बेसिक बफर का मतलब बिल्कुल ये मत समझे कि हमेशा pH मोर देन 7 ही होगा, लेस देन 7 भी हो सकता है। नॉर्मल बफर का भी मतलब ये मत समझने कि अरे भाई नॉर्मली न्यूट्रल तो नहीं होगा, 7 तो नहीं होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है, मोर देन 7 हो सकता है या लेस देन 7 हो सकता है ना। मतलब वेदर द बेसिक बफर और एसिडिक बफर और नॉर्मल बफर, कोई सा भी बफर हो, pH में भी लेस देन और ग्रेटर देन 7, pH में भी एनीथिंग, pH कुछ भी हो सकता है। तो इसका ये चीज बिल्कुल दिमाग में ना बिठाए कि एसिडिक बफर है, अरे भाई तो एसिडिक बफर है तो pH लेस देन 7 होगा। तो अच्छा बेसिक बफर है, अच्छा तो 7 से ज्यादा होगा, ना 7 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ नॉर्मल बफर पहचानेंगे कैसे। एसिडिक बफर की अगर हम बात करें तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड होना चाहिए। देखो एसिडिक का मतलब वीक एसिड होना चाहिए, बेसिक बफर का मतलब वीक बेस होना चाहिए, समझ लो, और नॉर्मल का मतलब वीक एसिड और वीक बेस दोनों होने चाहिए। अब समझना कैसे, तो अब समझना तरीका क्या बताया, एसिडिक है तो वीक एसिड होना चाहिए, बेसिक है तो वीक बेस की बात होगी, और अगर नॉर्मल है तो दोनों की बात होगी, वीक एसिड और वीक बेस दोनों की बात होगी। समझना ये जो एसिडिक बफर होता है ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है और उसी का कॉन्जुगेट बेस होता है। अगर ऐसा है तो फिर आपका वो एसिडिक बफर होगा। और अगर बेसिक बफर की बात करें तो सॉल्ट होता है वीक बेस और उसी के कॉन्जुगेट एसिड का होना चाहिए। और अगर नॉर्मल बफर है तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, ध्यान से गौर फरमाए बेटे, तो जरा देखिए, गौर फरमाइएगा, जरा मजा लीजिए। हमने कहा कि हमारे पास CH3COH है ना, और यहां पर देखो, खुद आप देखो CH3COH से बेटा अगर आप H+ हटाओगे तो क्या CH3COO- बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो इसका मतलब ये एसिड है बेटा, और ये उसी का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। और आपको पता है कि ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड। तो ये बेटा आपका क्या है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो अब जरा देखो ये बेटा वीक एसिड है क्या, और इस सॉल्ट के अंदर देखो यहां पर ये इसका कॉन्जुगेट बेस घुसा हुआ है कि नहीं, CH3CO में। तो अगर वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस है तो कौन सा बफर होगा, वो एसिडिक बफर होगा, सॉल्ट। समझ रहे हो बेटा, कुछ इस तरह से। तो वीक एसिड है ना एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। यहां से बेटा एक काम करो, आप ये सॉल्ट हटाओ पहले तो, जस्ट मिनट, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस,
वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड अगर है तो ये आपका ऐसा होगा। कहानी समझ गए हो? चलिए आगे बात करें। अब जैसे इसमें और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटे, है ना। जैसे कि आपने क्या किया, ऑक्जेलिक एसिड ले लिया H2C2O4 और इसका कॉन्जुगेट बनाया तो एक H प्लस हटा लो तो यहां से क्या बन जाएगा बताओ बेटा, HC2O4 माइनस। मतलब आपने क्या किया, H2C2O4 लिया और यहां पर आपने NaHC2O4 ले लिया। तो बताओ बेटा ये वीक एसिड है और देखो उसी के अंदर ये HC2O4 माइनस है, कॉन्जुगेट बेस है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको पहचानने का कि वीक एसिड और दूसरा कॉन्जुगेट है। बेटा देखो हमेशा एक ही हाइड्रोजन तो निकालोगे ना, तो इनके बीच में 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। हाइड्रोजन बिटवीन वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, सो ओनली 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान रखो, अगर मैं आपसे बोल दूं ये जरा देखिएगा कैसे, मैं आपसे बोलूं कि बेटा H2C2O4 है, ये आपका वीक एसिड है और हमारे पास दूसरा है Na2C2O4। बताओ बेटा क्या ये तो वीक एसिड है और देखो सॉल्ट भी है उसी एसिड का, बट ये बफर नहीं है। दिस इज नॉट बफर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके बीच में यहां पर 2 हाइड्रोजन है और बेटा यहां पर 0 हाइड्रोजन है, डिफरेंस 2 हाइड्रोजन का आ जा रहा है। तो हाइड्रोजन हमेशा 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए तभी वो बफर होगा। ध्यान रखना, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखते तो ये बफर होता H2C2O4 और प्लस NaHC2O4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयनिक फॉर्म में भी H2C2O4 प्लस HC2O4 माइनस। अब बताओ बेटा यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, डिफरेंस कितने का आया? क्या डिफरेंस 1 का आया। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस क्या 1 का आया। तो हमेशा 1 हाइड्रोजन का ही डिफरेंस होना चाहिए तभी बफर होगा, अदरवाइज बफर नहीं होगा। तो या तो 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो अगर एसिडिक बफर की बात करो, और जब आप बेसिक बफर की बात करो तो बेटा वीक बेस होना चाहिए और उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उनके बीच में 1 हाइड्रोजन या 1 OH का डिफरेंस होना चाहिए। 1 हाइड्रोजन या 1 OH का डिफरेंस होना चाहिए। सो ओनली डिफरेंस ऑफ 1 OH माइनस बिटवीन वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड और 1 H प्लस। जरा देखो कैसे, क्या NH4OH है, वीक बेस है बेटे, पहचानो जरा देखो ध्यान से, ये वीक बेस है बेटे, यहां पर 1 OH है और देखो बेटा इसके पास एक भी OH नहीं, 0 है। तो इनके बीच में OH का डिफरेंस कितना आ गया? 1 OH का डिफरेंस आ गया, 1 OH का डिफरेंस आ गया। तो वीक बेस है और उसी का देखो एक कॉन्जुगेट। अब देखो आपको पता ना बेटा, अभी मैंने बताया था कि NH4OH जो है अगर उससे हम OH माइनस निकाल दें तो NH4 प्लस बनेगा। चूंकि ये बेस है बेटे और उससे OH निकाला है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, तो ये वीक बेस है और ये NH4 प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड है और दोनों में एक OH का डिफरेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस विल बी बेसिक बफर। समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तगड़ी चीज है। जैसे ये चीज आप यहां पे देख सकते हो बेटे, यहां पर देखो NH4OH है बेटे, यहां पर देखो क्या है NH4OH। बात समझ रहे हो ना बेटे, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन दे रहा हूं क्योंकि आप एडवांस के लिए कर रहे हो ना बेटे, तो ऑलमोस्ट ये चीज है ना, तो समझो बात को। तो यहां पर 1 OH है बेटे और देखो वीक बेस भी है और यहां पर बेटा देखो 0 OH है। तो 1 OH का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, और NH4 प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड भी है NH4OH का। तो वीक बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड और दोनों के बीच में 1 OH का डिफरेंस है। तो भैया ये आपका वीक बेस है ना, समझ रहे हो कहानी। तो बेटा ये जो है आपका वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया। चलो अब जो हो गया उसको ले लेते हैं। और यहाँ पर आप देखें कुछ, ये यहाँ पर देखें आप, यहाँ से भी ये ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक, हाँ राइट। चलिए तो कहानी समझ में आ गई। जैसे देखो ये पायरिडीन है बेटे, पायरिडीन है, यहाँ पर पायरिडीन है, राइट ओके। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन आ गया तो पायरिडीन है। अब इसने बेटा H प्लस लिया होगा, तो H प्लस लिया है इसका मतलब ये बेस है। और यहां पर देखो, अगर यहां पर देखो तो इस नाइट्रोजन के स्पेक्ट्रम देखो, बाकी सब तो सेम होंगे ना बेटा। देखो इनके और इनके बीच में 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा ये वीक बेस है और ये उसी का कॉन्जुगेट एसिड है। कहानी समझ में आती है कि नहीं आती है? तो समझ रहे हो। तो अब फाइनली सुन लो, एसिडिक बफर की बात करेंगे तो वीक एसिड होना चाहिए, उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो भी होगा, या एसिड या उसका सॉल्ट जो होगा, उनके बीच में 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। बेसिक बफर में आ जाए तो बेटा जो बेस होगा या उसका सॉल्ट होगा उसके बीच में 1 H का डिफरेंस होना चाहिए या 1 OH का डिफरेंस होना चाहिए, तभी बफर होगा, अदरवाइज बफर नहीं होगा। अब नॉर्मल बफर क्या होते हैं? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इटसेल्फ इज अ नॉर्मल बफर। जैसे देखो CH3CONH4, ये सॉल्ट है, इसके अंदर एसिटिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक है। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज नॉर्मल बफर। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCN वीक एसिड है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस नॉर्मल बफर। यहां पर देखो NH4OH इससे बनेगा, वीक बेस है, HOCN बनेगा, वीक एसिड है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस नॉर्मल बफर। NH4OH वीक बेस है, HNO2 इज वीक एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट बेटा HNO2 इज ए वीक एसिड। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इटसेल्फ इज अ नॉर्मल बफर। अब बेटा बताओ, पहचान लोगे बफर? तरीका दे दिया ना बफर का, फटाफट फटाफट जो मेन बात, पॉइंट वाली, मुद्दे वाली बात के एकदम माइंड में सेट कर लेना, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी। चलिए
अब और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। अब हम बात करें पीएच ऑफ मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस ऑफ बफर सोल्यूशन, है ना। थोड़ा सा इसको बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है बेटे, मान लो आपके पास कोई भी मोनोबेसिक एसिड है, लाइक आप कह सकते हो कोई लाइक एसिटिक एसिड है। क्या है आपके पास? लाइक एसिटिक एसिड है। तो बेटा एक ही हाइड्रोजन, मोनोबेसिक का मतलब क्या? जिसका एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो, है ना। मोनो एसिडिक बेस का मतलब जिसका एक OH रिप्लेसेबल हो, वैलेंसी फैक्टर 1 हो। अब बेटा बताओ ये एक ही रिप्लेस करेगा, तो ये CH3CO- और प्लस H+ देता है। बोलो बेटे, है ना। तो यहां पर जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहां पर जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, हम सीधे बोल सकते हैं, और इस एसिड का नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो क्या होता है? √K × C होता है, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एसिड। ऐसे अगर हम वीक मोनो एसिडिक बेस की बात करें तो देखो ये बेस है, जैसे आप NH4OH ले सकते हो। क्या देगा? NH4+ देगा और प्लस OH- देगा। कॉन्सेंट्रेशन इसका C है, NH4OH का। तो यहां पर बेटा जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? Kb होगा। और यहां पर जो OH- का कॉन्सेंट्रेशन आता है दैट विल बी व्हाट? √Kb × C। यहां से आप, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रख के काम करोगे तो आगे बहुत मजा आएगी। अब आते हैं बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन के लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इनको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन वो क्या होता है बेटा? देखो pH = pK + log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब चूंकि एसिडिक बफर की बात कर रहे हो बेटा, तो यहां पर आप कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, जो कहां से मिलेगा? आपको सॉल्ट से मिलेगा बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपके पास CH3COH है और प्लस CH3COO है, तो बताओ ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो भी इसका होगा। और यहां पर जो CH3CON है इससे मतलब नहीं है इसके अंदर कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है या कॉमन आयन कौन सा है। इन दोनों में Ci को कॉमन आयन भी बोल सकते हो या कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस तो CH3CO- है ना बेटे। इसका जो कॉमन आयन है वो CH3CO- है। तो यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे CH3COO- का, है ना। इसी को हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन जो इसके साथ है कॉमन, या फिर इसी को हम कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, पूरे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्या हुआ देखो pH = pK + log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस मतलब कॉमन आयन या कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड। ये देखो एसिडिक बफर सही है। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें तो हमने कहा कि हमारे पास बेटा NH4OH है और प्लस हमारे पास यहां पर NH4 होल ट्वाइस SO4 है। तो ये तो आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। अब यहां पर इससे एक OH हटाओगे तो NH4+ बनेगा कि नहीं बनेगा बेटे? तो ये अगर बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, या यही आपका कॉमन आयन है कि नहीं, बताओ बेटा। ये जो बेस है उसका कॉमन आयन यहां पर ये NH4+ ही तो है। तो यहां पर जो फॉर्मूला आएगा बेसिक बफर में pOH का वो क्या होगा? pKb + log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन और कॉन्जुगेट एसिड फ्रॉम सॉल्ट। तो बेटा यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हम अमोनियम सल्फेट का नहीं लेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हम किसका लेंगे? अमोनियम आयन का लेंगे। और कैसे पता है? लेट यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन X है, लेट इस पूरे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन Y है। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस तो X है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कितना हो जाएगा? इस पूरे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन Y है बेटा। इसमें 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन, इसका इंडेक्स 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर जो अमोनियम आयन आएगा दैट विल बी 2Y। तो आप ऐसा नहीं कि आप सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे डाल दो, बहुत सारी बुक में यहां केवल सॉल्ट लिखा रहता है ऊपर में, नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लेना है या कॉन्जुगेट एसिड लेना है, उसको बेस के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना है, तब आपका एसिडिक बफर और बेसिक बफर की बात कर सकते हो, उनके pH या उनके pOH की बात कर सकते हो आप। तो मुझे लगता है आपको यहां तक बात भी समझ में आती होगी। चलिए ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं बफर के लिए। अभी और तगड़े से समझेंगे बात को, क्योंकि एक क्विक रिवीजन आपको मिल रहा है, बहुत तेजी वाला मिल रहा है। कंडीशन ऑफ बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन की बेटा कंडीशंस क्या क्या होती हैं, थोड़ा उनको भी और समझें अच्छे से, है ना। और उसके बाद फिर और तगड़ी चीजें समझते हैं। तो कंडीशन ऑफ बफर सोल्यूशन के लिए देखो बेटा क्या है, ध्यान से देखना, गौर फरमाना। पहला, वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए जो कि एसिडिक बफर था। वीक बेस या उसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए जो कि बेसिक बफर था, या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझ रहे हो? एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड नॉर्मल बफर। And there should be difference of 1H or 1OH between acid और base and its salt, जो भी कॉमन है। कहानी समझ रहे हो ना बेटे? तो अभी मैंने समझाया कि नहीं समझा? पहला कॉन्सेंट्रेशन का रोल भी बेटा बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे आता है कि जो आप यहाँ पर एसिड और उसके, है ना, जैसे आपने एसिड लिया, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगा
और आपने उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन लिया, है ना। लॉग में यही तो लेते हो ना, लॉग ऐसे लिखते हो ना, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिडिक में और बेसिक में क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन या कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय बेस। ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो बेटा। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन का रेंज है बेटा वो भी फिक्स होता है, आपको बफर सोल्यूशन पहचानने के लिए पूछा जाता है। ये फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड शुड बी फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड। इनका कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस रेंज में लाई करना चाहिए, 10 to the power -1 से 10 to the power -2 तक, या 0.1 से 0.01 तक, या कॉन्सेंट्रेशन इनका लेस देन और इक्वल टू 10 to the power -1 या और मोर देन और इक्वल टू 10 to the power -2, इसके बीच में होगा, तभी वो अच्छा बफर होता है। अदरवाइज वो अच्छा बफर नहीं माना जाता है, वो बफर को बहुत अच्छे से रजिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए बेटा एडवांस में ये कॉन्सेंट्रेशन का रेंज भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास है, जरा देखिएगा, मैं बताता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। हमने कहा कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है बेटे, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10 to the power -5। फिर हमने कहा कि हमारे पास यहां पर CH3CO- है, तो बेटा ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इसका कॉन्सेंट्रेशन है सपोज 10 to the power -8। बेटा बताओ क्या ये फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड है? नहीं है भाई, ये -5 है, -8। हमने क्या बताया कि कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, लाई कर रहा है क्या? तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि अरे वाह, केवल और केवल कंपाउंड देख के या बफर नहीं, कंसंट्रेशन भी मैटर करेगा। तो बेटा बताओ वीक एसिड भी है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी है, ये देखते ही सीधे सीधे ऐसे लिखा हुआ आपके सामने सपोज कहीं पर कि 10 to the power -5 m एसिटिक एसिड है। समझिएगा जरा सा, गौर फरमाइएगा। आपसे बोलिएगा 10 to the power -5 m एसिटिक एसिड है और प्लस 10 to the power -8 m CH3CO- है। अब बोलोगे अरे अच्छा वीक एसिड, फिर लोग अच्छा उसी का कॉन्जुगेट बेस, फिर लोग अरे वाह इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस भी है, अरे भाई साहब ये हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। नो, दिस इज नॉट एसिडिक बफर बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेशन रेंज में नहीं आ रहा है। तो बेटा ये चीज मिसिंग होता है काफी लोगों का। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। बोलो बेटे, तो ये कंडीशन, 2 कंडीशन हो गई और आगे दिखाते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, थर्ड। आपको पता है बेटा कि एसिडिक बफर का जो फॉर्मूला है pH = pK, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन एप सॉल्ट बाय एसिड। बेसिक बफर का फॉर्मूला आपके सामने ये है। अब यहां पर ये जो चीजें देख रहे हो आप, एसिडिक बफर में या बेसिक बफर में, बेटा इनका रेशियो भी होता है जनरल। अगर नहीं, ये तो या तो इनका रेशियो बेटा गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको ये रेशियो बता रहा हूं, ये हमें लेना होता है। अदरवाइज हम अल्फा बीटा रेशियो भी गिवन हो सकता है कुछ इनका, कि भाई इसका जो रेंज है इसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, या कुछ ऐसा गिवन हो सकता है। अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट जो मैं बता रहा हूं वो लेना होगा आपको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस, तो कॉन्जुगेट एसिड कौन सा, ये वाला कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि यहाँ बेस और यहाँ पे एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस होगा कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन बफर होने के लिए लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए एंड मोर देन और इक्वल टू 1/10 होना चाहिए। सिमिलरली ऐसे ही कॉन्जुगेट बेस और एसिड का जो रेशियो है, ये वाला रेशियो, ये बेटा लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए और मोर देन और इक्वल टू 1/10 होना चाहिए, तभी वो बफर का काम करेगा, तभी इफेक्टिव बफर होगा। अदरवाइज इफेक्टिव बफर नहीं होगा। लेकिन कब ये बाय डिफॉल्ट हमें लेना है। अगर क्वेश्चन में आपको एडवांस वालों कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपको रेंज बता दिया जाता है कि अल्फा बीटा है, तो फिर आपको वो ले लेना है। बट अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें यही लेना होता है। अब बेटा बताओ, अगर आप यहां पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब जरा देखो ध्यान से देखना, यहीं पे मैं समझाना चाहता हूं आपको, रेंज आपको दिखा देता हूं आपको। देखो अगर आप यहां पर इस फॉर्मूले में जरा देखिएगा ध्यान से, अगर आप इनका दोनों का रेशियो 10 डाल देते हो, 10 है ना, ये इसमें कॉन्जुगेट एसिड और इसमें अगर आप 10 डाल देते हो, पीएच वाले फॉर्मूले की बात करो तो पीएच वाला फॉर्मूला कॉन्जुगेट एसिड ये वाला है ना, हाँ ये कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस, कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस, यस ये वाला है ना। तो देखते हैं पीओएच क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप 10 डाल देते हो बेटा यहाँ पर, तो 10 डाल देते हो लॉग 10 1 हो जाएगा, तो पीकेबी +1 हो जाएगा। देख तो पीकेबी +1 आ रहा है। और अगर आप 1/10 डालते हो यहाँ पर, तो 1/10 तो 10 to the power -1 हो जाएगा, तो -12 आ जाएगा, तो पीकेबी -1 आएगा। तो बेटा बताओ ये रेंज तो यही था ना। और जब उसको पीओएच में डाल रहे हो तो एक में आपका पीकेबी +1 आ रहा है और एक में पीकेबी -1, तो इनका रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए, पीकेबी +-1 होना चाहिए। सिमिलरली जब आप ये वैल्यू डालोगे तो पीएच का रेंज आपको ये मिल जाता है। और बेस्ट बफर बेटे पता है कब होता है भाई, बफर का मतलब क्या, पीएच एकदम कांस्टेंट हो जाए उस सॉल्यूशन का, इस एसिड या बेस डालो कुछ फर्क ना पड़े, तो सबसे अच्छा बफर होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे। यस होगा। तो अगर यहां पर
अगर यहां पर समझना बेटे, अगर यहां पर जो रेशियो आप देख रहे हो, ये रेशियो अगर 1 हो जाए तो log 1 तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये रेशियो इसका 1 हो जाए तो log 1 0 हो जाएगा, उस केस में pH pK के बराबर हो जाएगा या pOH pKb के बराबर हो जाएगा। और देखो बेटा pH एकदम pK, K तो कांस्टेंट होता है, pH हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बेस्ट बफर, आप यहां पे इनका कुछ भी चेंज करते हो, रेशियो अगर 1 है तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 10/10 है ना, समझ लो कोई सा भी रेशियो 1 अगर आ गया इनका रेशियो। ऐसे ही बेटा यहां पर pH pKb हो जाएगा, है ना, और चूंकि ये कांस्टेंट है तो भैया pH कांस्टेंट बना है, मतलब बहुत अच्छा बफर, बेस्ट बफर है। तो बेस्ट बफर के लिए pH इक्वल्स टू pK होना चाहिए या pOH इक्वल्स टू pKb होना चाहिए, मतलब इनका रेशियो 1 होना चाहिए। तो रेंज देखा, चलो इसको ग्राफ में दिखा देते हैं आपको हम, समझो। एचडी बफर की बात करें, आपके सामने ये फॉर्मूला था, पता है। अब इसका रेशियो ने बताया था कहां से कहां तक लाई कर सकता है बेटा, बताओ, 10/1 से लेकर 1/10 तक। और बेस्ट बफर कब होता है, जब इनका रेशियो कितना हो जाए 1। तो देखो यहां पर ये, तो ये इसका pH का रेंज है जहां पर इफेक्टिव बफर होगा, जहां पर बफर कैसा होगा, इफेक्टिव। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये बाय डिफॉल्ट है बेटे, अदरवाइज हो सकता है इनका रेशियो अल्फा बीटा आपको गिवन हो। तो अगर क्वेश्चन चेंज किया जाएगा एडवांस में तो अल्फा बीटा भी देके किया जा सकता है, बट अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपका ये। तो बेस्ट बफर कब, जब ये यहां पर 1 हो जाएगा तो pH pK हो जाएगा, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। और बफर का जब pH एकदम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब सबसे अच्छा बफर तो वही है ना बेटे। तो कुछ ये सिमिलरली pOH की बात करें बेटा, तो इसका भी रेशियो क्या था, 10/1, 1/10। और बेस्ट बफर कब होगा, जब 1 होगा, समझ रहे हो। तो एबीएस का फॉर्मूला ये हो गया, बीबीएस का फॉर्मूला ये हो गया। ध्यान से देख लो, pH इक्वल्स टू pK प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम सॉल्ट बाय एसिड और कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। बीबीएस के लिए यहां पर pOH होना चाहिए, क्या होना चाहिए, pOH। सो pOH इक्वल्स टू बेटे क्या हो जाएगा, यहां से बताओ, आपका pKb प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम सॉल्ट बाय बेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस। ले लीजिए, तो मुझे फटाफट समझा दिया कहानी, क्लियर एकदम हो गई कि नहीं होगी बेटे, है ना। पीके पीके भी ये सब, चलो ये तो नॉर्मल मोनोवैलेंट के लिए था। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा तगड़ा चीज आपको समझाते हैं। जरा देखिए क्या, यहाँ तक कहानी बेटा क्लियर है, थोड़ा सा फास्ट किया हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं, दिक्कत तो नहीं ना, समझ गए ना बात को। हाँ, अब तगड़ी चीज आएगी, अभी आने वाली है। अब हम बात करें बेटा यहाँ पर क्या, pH ऑफ पॉलीबेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस ऑफ बफर सोल्यूशन। अभी तक मैंने जो एग्जाम्पल लिया, जरा देखो इसके पहले के जो भी एग्जाम्पल्स आपने लिए, लाइक आपने लिया NH4OH प्लस NH4 प्लस का, देखा तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना था, 1 था, एक ही रिप्लेस कर सकता था, और यहाँ +1 चार्ज भी है। आपने लिया CH3COH, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 था, और प्लस CH3Cu माइनस लिया। तो ये तो आपके कौन से थे, मोनो वाले थे, कौन से थे, मोनो वाले थे। इस केस में आपने pKb यूज किया था, याद करो। इस केस में आपने pKa यूज किया था, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर बेस है तो ऑब्वियस सी बात है बेस का Kb वैल्यू होगा कुछ, तो आपने यहाँ pKb यूज किया। एसिड है इसका कुछ ना कुछ Ka वैल्यू होगा। लेकिन बेटा सोचो कि अगर पॉली बेसिक एसिड हो जाए तो K थोड़ी होगा, K1 K2 है, K3 हो सकता है। अब कौन सा Ka यूज करेंगे, मालूम आपसे बोल दें कि हमारे पास H3PO4 है, क्या ये बफर नहीं है क्या, जरा देखिएगा। और हमारे पास NaH2 या NaH2PO4 है, ये देखिए एसिड है जनाब, और वो भी वीक एसिड है। और देखो ये, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये और इसको ध्यान से देखो, तो बेटा बताओ क्या ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस है। कैसे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, डिफरेंस 1 हाइड्रोजन का आ गया। तो बेटा बताओ वीक एसिड है और ये उसी का कॉन्जुगेट बेस है, 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, मींस दिस इज एसिडिक बफर। लेकिन ये जो H3PO4 है बेटा, इसके 3 वैल्यूज हो सकती हैं, कांस्टेंट K1 K2 और K3। अब इसमें से कौन सा लें, याद करो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में कुछ ऐसा केस कराए थे, अब आपको बफर में भी ऐसे ही केस कराएंगे, हर चीज पकड़ेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए जनाब, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए जनाब। तो यहां दिक्कत आ सकती कि नहीं आ सकती बेटे, कि भाई आप कौन सा के ऐसे हम बेस में, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि सपोज बेटा हमारे पास ये है FeOH होल थ्राइस है, और प्लस हमने ले लिया यहां पर, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, FeOH होल ट्वाइस और Cl। तो आप देखो कि नो डाउट ये डी ब्लॉक एलिमेंट का बेस है, तो वीक बेस है। और इसके पास यहां पर 3 OH है बेटा, यहां पर 2 OH है, यानी कि यहां से क्या हुआ है कि एक OH रिप्लेस हुआ है, एक OH माइनस रिप्लेस हुआ है। तो इसका मतलब ये अगर वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ, और दोनों के बीच में 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस है बेटा, तो ये कौन सा बफर बन गया, क्या ये BBS नहीं बन गया। अब चूंकि ये वीक बेस है और इसके पास 3 OH है रिप्लेसेबल, तो बेटा इसका Kb1 भी हो सकता है, इसका Kb2 भी हो सकता है, इसका Kb3 भी हो सकता है। हमने जो फॉर्मूले की बात की थी अभी, आप याद करो, यहां पर बेटा हमने pKa लिया था और क्या लिया था, pKb लिया था। क्यों, क्योंकि उसका K1 K2 था ही नहीं, सिर्फ
सिर्फ मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक की बात हो रही थी तो सीधे के और के बी ले लिया था। बट अब दिक्कत हमें क्या आएगी कि भाई हम के वन लें या के टू लें, के थ्री लें, या के बी वन लें, या के बी टू लें, या के बी थ्री लें। बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आगे बढ़ें और आगे बात करें, जरा देखो। सो पहले लेते हैं पीएच ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड मतलब जहां पर आपको क्या गिवन होंगे, के वन गिवन होगा, के टू गिवन होगा, के थ्री गिवन होगा, एटसेट्रा, इस तरह से। तो ऐसे केसेस में हम हेंडरसन इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, ऐसे केसेस में हम बफर कैसे निकालेंगे? रिलेट मोनोवैलेंट से ही होगा। जहां पर वैलेंसी फैक्टर 1 था, रिलेट वहीं से होगा, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, बस वहां पर K1 कहां लेना है, कब लेना है, या KB1 कब लेना है, KB2 कब लेना है, या KA2 कब लेना है, वहां पे डिसाइड करना होगा। तो हम बताते हैं आपको क्लियरली अभी बहुत अच्छे तरीके से ये कैसे डिसाइड करना है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा अभी, देखते जाइए। तो गौर फरमाइएगा जनाब, मस्त इंजॉय कीजिए। देखिए कैसे, ये तो आपको पता है बहुत अच्छे से बेटे, देखो कि ये मोनोवैलेंट के लिए था नॉर्मल, जहां पर आपने के और पीके भी ले लिया, ये सब यहां पर है ना। यहां पर और करके आप क्या लिख सकते थे, कॉन्जुगेट बेस, यहां पे और करके क्या लिख सकते थे, कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस, कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, ये आपको पता है। एक चीज थोड़ा समझो पहले, मान लो बेटा हमारे पास H2CO3 है, क्या बेटा H2CO3, H2CO3 अगर एक H प्लस देगा तो HCO3 माइनस बचेगा, तो पहले डिसोसिएशन तो K1 बोल दोगे। अभी हमको वीकेएसटी भी बताएंगे, टेंशन मत लो, बट पहले प्रॉपर मैकेनिज्म समझो। फिर HCO3 माइनस है बेटा, एक हाइड्रोजन और दे सकता है, तो एक हाइड्रोजन और दे देगा तो कार्बोनेट आयन बनेगा, इसका K2 होगा। चलिए ये बात भी समझ में आ जाती है। अच्छा ऐसे हम बेस का भी KB1 KB2 KB3 लिख सकते हैं ना, जो भी एक एक OH माइनस देता जाएगा, कर लोगे ना बेटे, वो हो जाएगा ना। तो एसिड का समझ लो, बेस आप सेल्फ खुद कर लेना। अब जैसे H3PO4 है बेटा, एक H प्लस देगा तो H2PO4 माइनस बचेगा, इसका K1 होगा, पहला डिसोसिएशन हुआ। फिर H2PO4 माइनस H प्लस देगा और HPO4 2 माइनस बनाएगा, तो सेकंड डिसोसिएशन K2 होगा। फिर HPO4 2 माइनस, ये इसका। अच्छा बेटा ये जो K1 वैल्यू है, आपसे पूछा जाए किसका है, तो बताइए इसका है। यही तो रिएक्शन आगे बढ़ा रहा है ना। K2 किसका है, इसका है ये एसिड। K1 किसका है, इसका है। K2 किसका है, इसका है। K3 किसका है, इसका है। राइट, चलिए ये बात समझ में हमें आ जाती है। देखिए अब दिखाता हूं आपको, गौर फरमाइएगा, गड़बड़ मत कीजिए, एकदम फॉर्मूला एकदम फटाक से लिखना सिखा रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ एकदम। देखो कैसे, पहले मुझे एक चीज बताओ, ये अभी मैंने आपको बताया H2CO3 इसके लिए K1 होगा, HCO3 माइनस के लिए K2 होगा। तो HCO3 माइनस है तो हम K2 ले लेंगे, और अगर कहीं पर H2CO3 है तो हम K1 ले लेंगे। फिर भी हम आपको तरीका भी बताएंगे। पहले तो ये देखो, क्या बेटा ये बफर है क्या, पहले तो ये बताओ बफर है क्या। देखो कैसे, अलग निकालो बाहर और समझो बात को। यहां पर ये HCO3 माइनस लिख लो मैं, यहां पे HCO3 माइनस, क्या यहां से कार्बोनेट मिलेगा, यस मिलेगा। ये कैसे बना होगा, यहां से एक H प्लस निकला होगा ना। अरे भाई साहब, तो अगर ये H प्लस दे रहा है इसका मतलब ये एसिड है और वीक एसिड है, और H प्लस चूंकि निकाल रहा है तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस है। और बेटा क्या दोनों में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यस। तो देखो यहां पर HCO3 माइनस है, यहां पर CO3 2 माइनस है, इट मींस दिस इज चूंकि एसिड की बात हो रही है, दिस इज ABS, एसिडिक बफर। ओहो गजब भाई गजब, दिस इज एसिडिक बफर। अब इसमें जो ये एसिड HCO3 माइनस है, ये एक्चुअली में कहां से आया होगा बेटे, क्या ये कार्बोनिक एसिड से आया होगा। और अगर ये कार्बोनिक एसिड से आया होगा तो K1 होगा और इसका K2, तो होते ना रिप्लेसेबल बेटे इसके पास। अब देखो तरीका समझना, पहले सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। देखो जरा सा फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस, अभी थोड़ा समझ, अभी थोड़ा सा रुको, पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, ये ना कॉन्जुगेट बेस ये है, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, देखो हमने कहा था ना ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो एसिड ये है आपका, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ये आ गया। अब यहां पर आप एसिड ये है ना बेटे, एसिड ये होने का मतलब कौन सा एसिड है, अभी देखिए पहले लॉजिक समझो, ये एसिड होने का मतलब कौन सा एसिड है, इसका मतलब यहां पर ये NaHCO3 बेसिकली HCO3 माइनस है ना, और HCO3 माइनस के लिए हम क्या लेते हैं, देखिए जरा भाई, K किसके लिए डिफाइन होता है, ऊपर तो बेटा आपका जो है ना कॉमन आयन है ना, नीचे ही तो एसिड या बेस होता है फॉर्मूले में। अगर एसिडिक बफर है तो नीचे एसिड होता है, बेसिक बफर है तो नीचे बेस होता है, तो बेटा नीचे एसिड होता है, और इसी एसिड का ही तो यहाँ पर K वैल्यू लिया जाता है ना। तो जो एसिड है HCO3 माइनस है ना बेटे, और HCO3 माइनस के लिए देखिए ऊपर में देखिए सब क्या है, K2, इसका मतलब यहाँ पर K2 आएगा। ओहो जरा नीचे देखिए, अब बताओ बेटा क्या ये बफर है क्या, जरा ध्यान दो, H2CO3 है, चलो लिख लेते हैं, समझो बात को बेटे, और देखो यहाँ पर HCO3 माइनस है। हाँ
बड़ा गजब भाई गजब। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अरे भाई साहब, ये वीक एसिड है और ये उसी का कॉन्जुगेट बेस है। वाह गजब भाई गजब। और दोनों के बीच में देखो 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है बेटे, तो इसका मतलब ये क्या है, बफर हो गया। ये दोनों का क्या हो गया, बफर। देखो यहाँ H2CO3 है और यहाँ पर देखो HCO3 है बेटा, ये बफर हो गया, चूंकि वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए ABS है। बट ये मोनोवैलेंट का केस नहीं है, इसके अंदर कार्बोनिक एसिड इन्वॉल्व है। अब मुझे बताओ बेटा, एसिड कौन सा है इसमें, एसिड कौन सा है, ये वाला एसिड है ना, H2CO3 है। और यहां पर जो आपका कॉन्जुगेट बेस बेसिकली वो कौन सा है, HCO3 माइनस है। तो चलो लिखो pH इक्वल्स टू, चूंकि एसिडिक बफर है तो pH लिखोगे, pKa लिखा प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कौन सा है, दिस वन कॉन्जुगेट। भाई H+ निकालने के बाद ही तो कॉन्जुगेट बेस बना, तो ये कॉन्जुगेट बेस देखो ऊपर है, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड कौन सा है, H2CO3। और देखो H2CO3 के लिए आप क्या यूज करते हो बेटा, देखो यहां पर Ka1। ओहो ओहो, गजब भाई गजब, गजब भाई गजब। सिंपल तरीका, सिंपल तरीका, सिंपल तरीका। तो यहां पर Ka2 नहीं, इसको करेक्ट कर लें आप। यहां पर आपका क्या होगा, Ka1। दिस इज माई मिस्टेक, सो टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। दिस विल बी Ka1। ये लीजिए जनाब, कहानी क्लियर ना। अब सुनो, अब तरीका समझाऊं तरीका, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना। अब एसिड को देखो, वीक एसिड को देखो, बस बस। अच्छा पहचान लेना, 1 हाइड्रोजन है, 1 OH का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बफर नहीं होगा। अब तरीका देखो और आगे डायरेक्ट अप्लाई करो। सुनो, कुछ नहीं करना। इस चीज को मैं आपको एक पेज लेके समझा देता हूँ और अच्छे से देखिएगा, देखिए गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लें, हमने कहा कि हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बेटे। कलर चेंज कर लेता हूँ, रुको। हमने कहा बेटा हमारे पास है सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये वाला दिखा रहा हूँ है ना, ऊपर वाला, और प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक बेटे। इसके अंदर जो एसिड है उसको बाहर निकालो। देखो पहली चीज़ तो बेटा आपने HCO3 माइनस को निकाला बाहर यहाँ पे, समझना बेटे। और प्लस आपके पास ये देखो, इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, कार्बोनेट है। तो ये तो अलग करके देख लोगे ना, दोनों के बीच में देखो 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। देखो पहले वाले फॉर्मूले में आपने वही लिया, देखो दोनों का रेशियो है ना। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे, बेटर होगा ये लिखना। चलिए ठीक है। अब सुनो, क्या आप इसका ओरिजिनल एसिड सोच सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका ओरिजिनल एसिड बेटे क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल एसिड होगा वो बेटे क्या होगा, इसका ओरिजिनल एसिड क्या कार्बोनिक एसिड होगा, यस। उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। मुझे बता सकते हो बेटा कि कौन से नंबर का हाइड्रोजन है। देखो ये 2 रिप्लेस कर सकता था, ओरिजिनल एसिड से एसिड का कंपैरिजन करना। सुनना, ओरिजिनल एसिड से इस एसिड का कंपैरिजन करना, सीधे लिखना सिखा रहा हूं आपको, कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, तरीका समझो, पकड़ना बात को मेरी। तो 2 था, यहाँ 1 बचा, यानी 1 ये रिप्लेस कर चुका है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन कौन से नंबर का है जो रिप्लेस हुआ है, जो रिप्लेस होकर ये बनाया, क्या सेकंड नंबर का है। और अगर सेकंड नंबर का है तो जो इसका नंबर होगा वही इसका Ka वैल्यू होगा, तो यहाँ पर Ka2 होगा। खत्म कहानी। देख लो HCO3 माइनस के लिए Ka2 यूज करते हैं, देख लीजिए आप, HCO3 माइनस के लिए Ka2 यूज करते हैं। रुको अभी रुको, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ना, वेट एंड वॉच। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि बेटा हमारे पास है H2CO3, अब हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे ना। और दूसरा हमारे पास है NaHCO3, ठीक है। ये एसिड है आपका, ओके गुड। और ये देखो HCO3 है ना, मतलब कुछ ये किट्स है ना आपका, H2CO3 है बेटे, और इधर प्लस इसका HCO3 माइनस है। ये तो इसका देखो ये एसिड है बेटे, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, और दोनों में देखो 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये बफर होगा, ABS होगा, क्योंकि एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है तो एसिडिक बफर होगा। ये भी आपका एसिडिक बफर सोल्यूशन होगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ जाती है, बढ़िया से तगड़े से देखना बेटे। एक चीज बताओ, H2CO3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। क्या अभी तक इसने कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस किया, नहीं किया। अगर आप इधर से इधर जाओगे तो क्या ये फर्स्ट नंबर के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, पहले ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तभी कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो आपको वही देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखो ये फर्स्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और अगर ये फर्स्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो इसके लिए हम Ka1 लिखेंगे। अब बताओ इसका pH का फॉर्मूला सीधे लिख सकते हो क्या, pH इक्वल्स टू, बताओ बेटे, ये सेकेंड नंबर को रिप्लेस करेगा तो इसलिए यहाँ pKa2 होगा, और प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ conjugate base, that is carbonate ion, divided by concentration of acid, that is bicarbonate ions, HCO3 minus। बेसिकली हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन होना है।
सिमिलरली इसका पीएच का फॉर्मूला बेटे अगर हम लिखें तो क्या होगा, जरा बताएं जनाब, क्या होगा? पी के ए 1 होगा, देखो यहाँ पर, प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस HCO3 माइनस है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई इट्स एसिड इज H2CO3। तो यहाँ पर आपका एसिड होता है और यहाँ पर बेटा कॉन्जुगेट बेस होता है, ये आपका एसिड होता है बेटे और ये आपका कॉन्जुगेट बेस होता है। मुझे लगता है कि आप मल्टीवैलेंट वाला काम कर लोगे, तो कर लोगे। तो जरा देखो अगला एग्जांपल, ये लीजिए आपके सामने पेश है और देखिए फटाफट निपटाइएगा। आपके सामने प्रूफ भी दिखा दूंगा यहाँ से और आपको ट्रिक के साथ दोनों चीज़ें आपको एक साथ दिखाता चला जाऊंगा। पहले तो आप ये देखो बेटे, सबसे पहले यहाँ पर ये देखें आप कि क्या ये बफर है। तो देखो बेटा ये वीक एसिड है ना H3PO4, यस, इसके पास 3 हाइड्रोजन है बेटे और इसके पास 2 है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया, वाह। तो इसका मतलब यहाँ पर जो H2PO4 माइनस होगा दैट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। देखो लिखते जाओ साइड में इधर, यानी कि आपके पास H3PO4 है इधर ऐसे, और प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस आपका क्या है, H2PO4 माइनस होगा, PO4 माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये बेटा एसिड है। यहीं से डिसाइड हो जाएगा क्या? अब मान लो हमें, तो इसका मतलब ये ABS हो गया, क्या हो गया बेटे, ये ABS हो गया। समझना बात को, ये ABS हो गया। अच्छा, अब एसिड से ही तो K1 K2 K3 डिसाइड होता है। अब बेटा बताओ, जब यहां से आप एक H+ निकालोगे तो कौन से नंबर का हाइड्रोजन ये निकल रहा होगा? अभी तो एक भी नहीं निकला है, तो क्या ये फर्स्ट का निकल रहा होगा? यस। तो इसका मतलब इसके पीएच में जो फॉर्मूला आएगा pKa1 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऊपर में देखो H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब बेटा बताओ, मुझे लगता है कि आप कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सिमिलरली अगर हम इसकी बात कर लें, जरा देखिए बेटा बताओ, ये वीक एसिड है ना, तो देखो यहाँ पर एसिड जो आप एक्चुअली में है वो H2PO4 माइनस है, प्लस अब यहाँ पर आपका है HPO4 माइनस 2। देखो ना, अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो एक हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। बट ये कौन से नंबर का हाइड्रोजन निकल रहा है भैया? H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है और ये आपका H2PO4 है, मतलब एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी निकल चुका है क्योंकि H3PO4 इसका ओरिजिनल था और H2PO4 जब माइनस जब इसने बनाया होगा तो ये तो ऑलरेडी निकल चुका है, यानी कौन से नंबर का अब निकलेगा? क्या ये सेकंड नंबर का निकलेगा? इसका मतलब यहाँ पर Ka2 आएगा। लो ये देखिए आपके सामने बेटे, बस। सो pH इक्वल्स टू pKa2 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो HPO4 2 माइनस है ना, HPO4 होगा बेटे इसमें। हटा दो, सही कर दो इसको। तो क्या आएगा? HPO4 2 माइनस है ना, 2 माइनस आएगा ना, Na2, यस 2 माइनस आएगा, HPO4 2 माइनस डिवाइड बाय NaH2PO4। कहानी खत्म है ना भाई। यहाँ पे देखो H2PO4 माइनस था ना, बट एक H+ निकलो तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 हो गया ऊपर में, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं आ गया। सिमिलरली इसकी बात करेंगे तो इसका देखो, ये जरा देखते हैं HPO4। अब देखो Na2 है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर जरा देखो इसका PO4 3 माइनस होगा। क्या बेटा इसके पास हाइड्रोजन, यस, तो वीक एसिड है ये। बेटा बताओ, क्या यहाँ से आप एक हाइड्रोजन निकाल रहे हो? यस निकाल रहे हो, तो ये बन रहा है कि नहीं बना? चेक करो, एक हाइड्रोजन था निकाला तो ये बना कि नहीं बना? और क्या इनके पास एक हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है? यस बिल्कुल आ रहा है एक हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब एसिड तो इसका कॉन्जुगेट बेस है। और एक चीज आप मुझे बताओ बेटा, H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3 था और यहां पर एक बच रहा है, मतलब 2 निकल चुके हैं। तो ये कौन सा नंबर का, ये वाला हाइड्रोजन जो निकल रहा है, ये कौन से नंबर का निकल रहा है? क्या थर्ड का निकल रहा है? यस। तब यहां पर जो K होगा Ka3 होगा। बेटा बताओ अब कहानी समझ में आगे कि नहीं आगे? तो ऐसा नहीं बफर एकदम, अभी बफर रुको तो, अभी इंतजार करो, आगे क्या दिखाने जा रहा हूं, क्या सिखाने जा रहा हूं, गर्दा कर दूंगा अभी आगे, मजेदार चीज एकदम। तो बेटा अब बताओ मुझे, यहां पर Ka3 हो जाएगा, इसका मतलब pH इक्वल्स टू क्या होगा? pKa3 प्लस लॉग, अब देखो यहां से देखो फॉस्फेट आयन साफ साफ नजर आ रहा है कि नहीं? कॉन्जुगेट बेस, देखो फॉस्फेट आयन ऊपर में, और देखो बेटा नीचे आपका ये HPO4 2 माइनस लिख दो, या फिर ये कहाँ से निकाला आपने? Na2HPO4 से, तो यहाँ पर ये लिख दिया जो कि आपका एसिड है। सिमिलरली पॉलीएस्टिक बेस आपको छोड़ दे रहा हूँ, बेस में भी आपको ऐसे ही करना है, जहाँ पर K1 K2 K3 आएगा, वहाँ पर Kb1 Kb2 K3 आएगा, जहाँ pH है वहाँ pOH हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में कॉन्जुगेट एसिड और नीचे बेस आ जाएगा, है ना? तो वो पता है आपको। तो अगर आप ये समझ गए हो बेटे, तो आई होप कि आप बहुत बढ़िया चीज़ समझ गए। तो देखो मोनोवैलेंट समझाया, पहले तो बफर क्या होता है वो बताया, टाइप्स ऑफ बफर बताया, बफर पहचानना सिखाया है आपको एग्जैक्ट, और बफर की कंडीशंस बताएं कि भैया केवल बफर पहचानने से ही नहीं, उसका कंसंट्रेशन भी मैटर करेगा, उनका कंसंट्रेशन का रेशियो भी मैटर करेगा कि इफेक्टिव बफर कहां से कहां तक रेंज तक हो सकता है। तो अगर एसिडिक बफर है तो उसका पीएच का जो रेंज क्या होगा? pKa +-1 होगा। बेसिक बफर होगा अगर, तो उसका pOH का रेंज क्या होगा? pKb +-1 होगा। कब? बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं दिया तब होगा, अदरवाइज फिर हम वहां पर जो रेशियो लिए थे वो अल्फा बीटा लेके कुछ और भी हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट ये लेने वाले हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि आपको बेटे यहाँ तक भी कहानी समझ में आ गई होगी।
गुड बेटे। तो अब बताओ क्या आप ये वाला काम कर लोगे क्या बेटे, पीएच ऑफ पॉलीएसिटिक बेस ऑफ बफर सोल्यूशन, या मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज आप खुद ट्राई करना और वो बफर हमें, है ना। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जरूर लिख देता हूँ, तो आप उनको उनका फॉर्मूला लिख के कोशिश करना। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटे, FeOH होल थ्राइस प्लस FeOH होल ट्वाइस Cl, है ना। आप इसका Kb1 भी हो सकता है, Kb2 भी हो सकता है, Kb3 भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ये लिया मैंने। फिर मैंने कहा कि हमारे पास है बेटा FeOH होल ट्वाइस Cl और प्लस हमारे पास है FeOH Cl2, ठीक है ना। और यहाँ पर ये Kb1, Kb2, Kb3 किसके दिए? FeOH होल थ्राइस के आपको नोन है, जो कि आप यहाँ भी यूज़ कर लेना, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारे पास है बेटा FeOH Cl और प्लस हमारे पास है FeCl3, ठीक है। तो आपको बताना है इसका पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा, आपको बताना है इसका पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा, आपको बताना है इसका पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा। और भी देख लो, सपोज हमारे पास है बेटे FeOH होल ट्वाइस और प्लस हमारे पास है FeOH, है ना, Cl, चलेगा। ये देखिए, राइट, ओके। इसका बताना है कि पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा। सपोज हमारे पास है FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस नहीं है, सपोज हमारे पास है यहाँ पर FeOH, है ना, और यहाँ पर है हमारे पास +1, है ना। OH माइनस जाएगा एक, तो +1 आ जाएगा और प्लस हमारे पास यहाँ पर है FeSO4, FeSO4 कुछ ही है, समझ लो बेटे। तो इसका आपको बताना है कि पीओएच क्या होगा, कुछ इस तरह से। क्लियर है ना बेटे। तो अब इनका आप खुद निकालना कि पीओएच का फॉर्मूला क्या होगा। आई होप आप कर लोगे। और जहाँ पर FeOH होल थ्राइस है तो वहाँ पर Kb1, Kb2, Kb3 आएगा, और जहाँ पर FeOH होल ट्वाइस है वहाँ पर 2 होंगे, Kb1 एंड Kb2 होंगे, जैसे इसमें और इसमें आप चेक कर सकते हो। तो ये आप खुद करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बफर कैपेसिटी, है ना। तो आप देखते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ बफर कैपेसिटी, ये लीजिए आपके सामने। अब ये क्या है ना बेटा, जे एडवांस के लिए बहुत तगड़ा और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैं सच बता रहा हूं बेटा, इसमें काफी कम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से क्लियर होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही हायर लेवल का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बफर कैपेसिटी का समझाने वाला हूं, है ना। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए और बात करते हैं बफर कैपेसिटी की पूरा डिटेल में, क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा इसका ग्राफ, क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटे अभी, है ना। तो सबसे पहले हम बफर कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, है ना। तो बफर कैपेसिटी होता क्या है बेटे, पहले तो आप ये समझें। बफर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि बफर कैपेसिटी बेसिकली होता क्या है। एक्चुअली बेटे देखो, जो बफर कैपेसिटी है ना, बफर कैपेसिटी पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड बफर इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का जब बात आ गई तो आप तो काफी कुछ लिंक कर लोगे यहां से। तो जो बफर कैपेसिटी किसी भी बफर सोल्यूशन का होता है उसको हम लोग बफर इफिशियंसी भी बोलते हैं, और ये किसी भी बफर सोल्यूशन का ताकत होती है, ताकत ऑफ बफर सोल्यूशन और पावर ऑफ बफर सोल्यूशन। अब कौन सी पावर, कि भाई बफर सोल्यूशन है, अब उसमें थोड़ा सा एसिड डाल रहे हो या थोड़ा सा बेस डाल रहे हो, तो उसका तो पीएच कांस्टेंट रहता है ना, बफर सोल्यूशन पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। तो भाई आपके पास एक बफर सोल्यूशन है, ये यहां पर देखो बफरिंग कंपोनेंट है, मतलब आपने कोई स्टिक बफर ले लिया, है ना, उसको हम बोलेंगे बफरिंग कंपोनेंट, या कोई आपने बेसिक बफर ले लिया उसको भी हम बोलेंगे बफरिंग कंपोनेंट, या फिर आपने कोई नॉर्मल बफर ले लिया उसको भी हम बोलेंगे बफरिंग कंपोनेंट। तो आपने इसका बफरिंग कंपोनेंट लिया, अब बेटा इसका इनिशियल पीएच कुछ ना कुछ होगा, ये है बफर सोल्यूशन। अब आप इसमें क्या करोगे, डेल्टा बी अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट आपका वॉल्यूम भी हो सकता है या मोल भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ तो पीएच चेंज होगा। सो लेट ऑन एडिंग डेल्टा बी अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, चेंज इन पीएच इज डेल्टा पीएच। तो जब आपने यहां पर क्या किया, एसिड या बेस जब डाल रहे हो बेटे, तो या कुछ पीएच चेंज हो रहा, कुछ होगा। सपोज अब सुना कि बफर कैपेसिटी का एक फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है, और तगड़े से समझाऊंगा, ध्यान देना। तो बेटा आप बताओ, आप इसमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डालोगे, और ये बफर सोल्यूशन जब आप एसिड या बेस डाल रहे हो, अगर इसका कैपेसिटी बहुत अच्छा है, अगर इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालने से इसके पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो अगर पीएच चेंज मिनिमम है, आप थोड़ा सा एसिड डालो और थोड़ा सा बेस डालो और किसी भी बफर सोल्यूशन में, और अगर पीएच को चेंज ज्यादा नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब उसका
उस बफर की ताकत ज्यादा है, उस चेंज को रोक पा रहा है वो, जो आप ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो उसमें, उसकी वजह से जो पीएच चेंज होना चाहिए है ना, वो उतना नहीं होने दे रहा है, उसको रोक दे रहा है। और अगर जो रोक दे रहा है तो वही उसकी ताकत है, उसको उसके पीएच को रोकने की, पीएच को चेंज ज्यादा ना होने की, है ना। और उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। सो इट इज कॉल्ड बफर इफिशिएंसी। तो समझ गए होगे। सो ताकत ऑफ बफर सॉल्यूशन और पावर ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि ये जितना ज्यादा पीएच को चेंज होने से रोकेगा, इसका ताकत उतनी ही अच्छी होगी, इसका इफिशिएंसी उतना ही अच्छा होगा, इसका पावर उतना ही अच्छा होगा। दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो इसका मीनिंग समझिए बेटा कि बफर कैपेसिटी क्या होता है। चलिए इसको डिफाइन करेगा तो ये क्या होता है, अमाउंट वॉल्यूम में भी ले सकते हो, मोल में भी ले सकते हो। अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू अ बफर सॉल्यूशन पर यूनिट चेंज इन पीएच इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो अब जितना कम चेंज होगा पीएच में, उसकी पावर उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि पर यूनिट चेंज की बात कर रहे हो। तो देखो इसके डेफिनेशन से ही आप, है ना, तो आपने लिट कितना डेल्टा बी आपने अमाउंट यूज किया, तो डेल्टा बी आपने डाला, और पर यूनिट की बात हो रही है चेंज की, तो आपको डेल्टा पीएच से डिवाइड करना होगा। तो यहां से बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि जब कभी पर यूनिट की बात होती है तो वो टर्म हमेशा नीचे जाता है। तो यहां से डेल्टा पीएच आपका चला गया, चेंज इन पीएच नीचे चला गया, और ऊपर ये अगर आप एसिड डाल रहे हो तो एसिड का अमाउंट होगा, अगर आप बेस डाल रहे हो तो ये बेस का अमाउंट होगा। ये वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, जनरली हम इसको मोल के फॉर्म में लेते हैं, मोल्स ऑफ एसिड एडेड टू बफर सॉल्यूशन, या फिर मोल्स ऑफ बेस एडेड टू बफर सॉल्यूशन। उसको डालने से अगर इसके पीएच में चेंज बहुत कम होगा तो इसका मतलब इसकी पावर उतनी ही अच्छी होगी। तो बताओ बेटा बफर कैपेसिटी क्या है, पावर। आप जरा देखिए लिंक कीजिएगा। सो बफर कैपेसिटी और पीएच, डेल्टा पीएच में, चेंज इन पीएच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जरा देखिएगा। तो अगर मान लो चेंज इन पीएच बहुत कम आया, कम हुआ, कम चेंज हुआ, तो इसका मतलब बेटा क्या है कि बफर कैपेसिटी बहुत अच्छा होगा। चेंज इन पीएच बहुत ज्यादा हो गया तो बफर कैपेसिटी काफी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। तो बेटा अगर चेंज इन पीएच काफी ज्यादा हो गया तो बफर कैपेसिटी काफी कम हो जाएगी, मतलब इसकी ताकत बहुत कम रही होगी, तभी तो पीएच में चेंज ज्यादा हो गया। अब पीएच में चेंज थोड़ा सा हो रहा है, ये लीजिए, तो बफर कैपेसिटी बढ़, समझ रहे हो ना। तो बफर कैपेसिटी बहुत अच्छा होगा। बट अगर चेंज बहुत ज्यादा हो जा रहा है, चेंज अगर डेल्टा पीएच बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो ये घट जाएगा, यानी उसकी ताकत उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जितना कम चेंज होगा इसका, ये जो सॉल्यूशन है, ये जितना कम पीएच में चेंज होने देगा, इसकी पावर उतनी अच्छी होगी, इसका बफर कैपेसिटी उतना ही अच्छा होगा, इसका इस सॉल्यूशन का बफर इफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी। आई होप कि आप ये फॉर्मूला भी समझ गए होंगे, और इसका क्या फिजिकल मीनिंग है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आप वो भी समझ गए होंगे। चलो उसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिएगा जरा बफर कैपेसिटी बेसिकली क्या है। अच्छा, यहां पर एक चीज मैंने और लिखा है, जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। इसका मतलब बेटा क्या है कि पीएच में चेंज जितना कम होगा, बफर कैपेसिटी और बफर सॉल्यूशन के रजिस्ट करने की पावर उतनी ही अच्छी होगी। वही तो समझा है कि भाई जितना कम चेंज होगा, बफर कैपेसिटी उतना, क्योंकि अगर आपने ज्यादा चेंज कर दिया तो चेंज इन पीएच ज्यादा हो गया, तो बेटा बफर कैपेसिटी कम हो गया, इसकी पावर कम हो गई, ये रजिस्ट नहीं कर पाएगा, पीएच में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो भैया ये कहेगा बफर। तो जितना कम से कम मिनिमम चेंज होगा उतना ही अच्छा उसका बफर कैपेसिटी होगा, वो बफर सॉल्यूशन उतना ही अच्छा माना जाएगा। चलिए ये तो हमने बात समझाई आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं बफर कैपेसिटी की। सो टेंडेंसी और कैपेसिटी टू रेजिस्ट द पीएच चेंज इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। समझ गए हो कि पीएच चेंज को कम से कम करने दे बफर सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वही उसका बफर कैपेसिटी होगा। मींस बफर सॉल्यूशन की ताकत, अब समझना है ना। तो बफर कैपेसिटी मींस क्या हो गया, बफर सॉल्यूशन की ताकत। अब अलग अलग बफर सॉल्यूशन है तो उनकी ताकत भी अलग अलग होगी। आपके पास कई सारे बफर सॉल्यूशन है तो बेटा उनकी ताकत भी अलग अलग होगी। किसी का रोकने का पावर, पीएच के चेंज को, पीएच चेंज ना होने देने की पावर ज्यादा होगी, या किसी में रैंडम ज्यादा चेंज होगा पीएच का तो उसकी कैपेसिटी अलग होगी। सो अलग अलग बफर सॉल्यूशन की ताकत अलग अलग होती है, क्या करने की, पीएच चेंज को रजिस्ट करने की। जो बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज को जितना ज्यादा रोक पाता है, यानी जिसमें पीएच चेंज बहुत कम होता है, यही मतलब हुआ ना, जो बफर सॉल्यूशन पीएच चेंज को जितना ज्यादा रोक पाता है, यानी जिसमें पीएच चेंज बहुत कम होता है, क्या ऐड करने से, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होती है, मींस बफर कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। आई थिंक आप यहां तक बात समझ गए होंगे, एकदम बढ़िया से मीनिंग समझे कि बफर कैपेसिटी होता क्या, फिर आपको सारी चीजें निकाल के एक चीज समझाएंगे। पहले मीनिंग तो समझे कि बफर कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है बेटे। चलिए और आगे देखिए अब क्या करना है। हमने क्या किया बेटा, ये सॉल्यूशंस बनाए, बफर सॉल्यूशन। अब जरा समझना, यहां से आपका बफर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया, यहां पे बफरिंग कंपोनेंट लिए, सेम बफरिंग कंपोनेंट, लाइक हमने लिया यहां पर CH3CO ने CH3COH। तो जब हमने इसको लिया बेटे, तो यहां पर ये क्या है, आपका वीक एसिड है, और ये उसी का देखो CH3CO माइनस कॉन्जुगेट बेस है।
इसका मतलब ये कौन सा बफर हो गया बेटा? आपका एसिडिक बफर सोल्यूशन हो गया। तो इसको हम बोलेंगे बफरिंग कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा आपका? दिस इज योर बफरिंग कंपोनेंट। समझना बेटे बात को, बफरिंग कंपोनेंट। बहुत कुछ इसमें आपको हम निकाल के दिखाने जा रहे हैं अभी। दिस इज बफरिंग कंपोनेंट, राइट? ये बफरिंग कंपोनेंट। हमने क्या किया कि ऐसे करके हमने 100 बफर सॉल्यूशंस बनाए, सेम बफरिंग कंपोनेंट को रखा, सेम बफरिंग कंपोनेंट को रखा, और हमने ऐसे करके बहुत सारे, है ना, ये लिया, फिर यहां बनाया, 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 ऐसे करके हमने बहुत सारे, है ना, बफर सॉल्यूशन बनाए। क्या करके? क्या करके बताओ बेटा? हमने यहां पर बफरिंग कंपोनेंट वही रखा, बट उनके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कर लिए। लाइक इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 था, इसका C2 था, तो दूसरे में C3 C4 कर दिया, चौथे में C4 C5 C6 कर दिया, C7 C8 कर दिया। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन इनका ले लेके बफरिंग कंपोनेंट वही रखा, बट इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके हमने 100 बफर सोल्यूशन बना लिए। चलिए, ये बात भी सही है। अब हमने क्या किया, यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाला पहले बफर में, और हमने क्या किया, चेंज इन पीएच मेजर किया। फिर हमने दूसरे वाले में डाला, है ना। चलो बेस का एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने दूसरे वाले में बेस डाला, चेंज इन पीएच, इनिशियल पीएच कुछ था वो हम पहले मेजर कर लेंगे, फिर जब हम बेस डालेंगे उसके बाद क्या पीएच है वो मेजर कर लेंगे। चेंज इन पीएच यहां निकाला, फिर यहां चेंज इन पीएच 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 निकाला, ऐसे करके 100। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। सब में पीएच चेंज कुछ ना कुछ आया होगा, सब में पीएच चेंज कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। अब किसी में कम आया होगा, किसी में ज्यादा आया होगा। अब सुनिएगा जरा बात गौर से, गौर फरमाइएगा। तो देखो, सेम बफरिंग कंपोनेंट है विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो ना? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सेम बफरिंग कंपोनेंट हमने लिए, और कम से कम हमने 100 बफर सोल्यूशन बना डाले। 1000 भी बना सकते थे। इसको समझाने के लिए बहुत तगड़ा आपको इफेक्ट देने जा रहा हूं बफर कैपेसिटी के। बात को समझना और समझने की कोशिश करना बेटे। राइटिंग थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि मेरी बेस्ट है राइटिंग। चलिए ठीक है। तो बेटा कहीं पर पीएच चेंज सब में आया होगा। अब बेटा बताओ, एक ऐसा आपको बफर, एक ऐसा कंटेनर मिला होगा उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का बफरिंग जो कंपोनेंट है, जहां पर पीएच चेंज सबसे ज्यादा हुआ होगा, और एक ऐसा कंटेनर मिला होगा जहां पर पीएच चेंज सबसे कम होगा। तो एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें पीएच चेंज मिनिमम आएगा, सबसे कम आया होगा। एक ऐसा कंटेनर है जहां पर पीएच चेंज मैक्सिमम आया होगा। तो भैया जहां पर पीएच चेंज बहुत ज्यादा आ गया, इसका मतलब खत्म बफर था। भाई पीएच में ज्यादा चेंज हो गया, इसका मतलब वो पीएच चेंज को रोक ही नहीं पाया, उसकी ताकत कम थी। लेकिन जहां पर पीएच चेंज बहुत कम हुआ, इसका मतलब उसकी ताकत बहुत तगड़ी थी, उसने पीएच को चेंज होने से रोका। तो वही जो बफर होगा जहां पर पीएच का चेंज मिनिमम आएगा, सबसे कम आएगा, वो आपका बेस्ट बफर होगा। उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। इसमें कोई सा भी एक ऐसा कंटेनर आपको मिलेगा जहां पर पीएच चेंज मिनिमम आएगा, वो जो मिनिमम, लेट ये वाला मिनिमम आया, तो यहां पर उसके कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होंगे बफरिंग कंपोनेंट के। वो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर जो आपने यहां पर डाला है बेस, बेटा ये जो बफर यहां पर आपको मिलेगा दैट विल बी बेस्ट बफर, और इसका बफर कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि पीएच चेंज मिनिमम है। और बफर कैपेसिटी और पीएच चेंज में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, आपको अभी समझाया है। तो देखो प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या चीज हो सकती है बफर कैपेसिटी। तो इसका फील लो, इसका फील लेना बेटा बहुत जरूरी है। और अगर आपने फील ले लिया तगड़े से ना, इसके क्वेश्चंस को अभी देखना फिर आप कैसे करने वाले हो। चलिए पानी पीते हैं। गौर फरमाइएगा, एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें पीएच चेंज मिनिमम आया, अभी मैंने बताया। एक ऐसा कंटेनर होगा जिसमें पीएच चेंज मैक्सिमम आया, अभी आपने बताया। जिसमें पीएच चेंज मिनिमम आया होगा, इसका मतलब उसने, उस बफर सॉल्यूशन ने एसिड और बेस डालने से उसके पीएच को चेंज ज्यादा होने नहीं दिया, मतलब उसकी ताकत खतरनाक थी, उसने रजिस्ट किया उसको कि हम भैया हम पीएच चेंज नहीं होने देंगे, है ना। और वो कब हो सकता है, जब वो खुद पावरफुल होगा, यानी उसकी ताकत ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तभी तो पीएच चेंज को रोक पाया। तो जिसमें पीएच मिनिमम आया होगा उसकी ताकत ज्यादा होगी, है ना, पीएच चेंज को रजिस्ट करने की, और उसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बेटा क्या यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे अब इसके बाद। अच्छा सच्ची बताना बेटा, कमेंट बॉक्स में यहीं पर लिखना कि क्या आपको बफर कैपेसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग, फिजिकल मीनिंग फील कर पा रहे हो ना, कि बफर कैपेसिटी बेसिकली क्या है। आप फील कर पा रहे हो ना कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर बफरिंग कंपोनेंट है, उनके कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते जा रहे हो। तो आप, और इनिशियल पीएच आपने पहले मेजर कर रखा है, जब आप एसिड या बेस डाल रहे हो तो दूसरा पीएच आप मेजर कर ले रहे हो फाइनल। उसका जब डिफरेंस निकलोगे तो डेल्टा पीएच आएगा, तो आप देखोगे किसी में पीएच का चेंज बहुत कम आया होगा, किसी में पीएच का चेंज बहुत ज्यादा आया होगा। जिसमें पीएच का चेंज सबसे कम आया होगा
इसका मतलब उस बफर सोल्यूशन ने पीएच को चेंज होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि बहुत पावरफुल था, बहुत ताकतवर था, इसलिए उसका बफर कैपेसिटी या बफरिंग या बफर इफिशियंसी बहुत अच्छी होगी। राइट, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आई होप मैंने आपको यहां तक समझा लिया बेटे। अब बफरिंग कंपोनेंट एक ले लो। लेट ये है, हमने एसिडिक बफर सोल्यूशन लिया बेटे। इसके अंदर देखो एसिड है और उसी का कॉन्जुगेट बेस है। लेट जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन ए है, जो यहां पर कॉन्जुगेट बेस है लेट उसका या जो सॉल्ट है ये उसका कॉन्सेंट्रेशन सी है। ठीक, बट यहां पर जो हम कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली लेते हैं बेटा किसका लेते हैं? कॉन्जुगेट बेस का लेते हैं, जो कि क्या होगा यहां पर CH3CO-। मैं आपको पहले समझा चुका हूं। चलिए ओके, अच्छा एक चीज बताओ बेटे, ये इनिशियल कंडीशन है कि नहीं है बताओ? ये आपका कैसा कंडीशन? इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल पीएच निकाला, अभी आपने कुछ ऐड नहीं किया इसमें। तो फॉर्मूला पीएच का, चूंकि एसिडिक बफर है तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल पीएच का पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस कितना है? सी है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना है? देखो ए है। तो ये आपने इनिशियल पीएच लिख लिया। अब सुनना, बहुत तगड़ी चीज आएगी बेटा, मजा आएगी आपको। अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? ये जो था इधर मैं बना रहा हूं, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। ये जो था इसमें बेटे आपके पास क्या था? गौर फरमाइएगा, CH3COH था जो कि A था मोल पर लीटर, और प्लस के अंदर CH3COONA था जो कि C था, और बाहर से आपने डाला NaOH डेल्टा B, है ना? तो अगर ये मोल पर लीटर है तो आपने डेल्टा B मोलारिटी का NaOH डाल दिया, ये डाला। ठीक बेटे, ओके नाउ चल। अब इनिशियली यहां पर A है और ये C है, सुना जरा ध्यान से। अब ये चूंकि बेस है बेटे, तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एसिड है, तो ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। समझना, आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक भी यही होगी आगे। तो ये बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये देखो ये एसिड है, और एसिड का अमाउंट आपने कितना ले रखा है? ए ले रखा है। देखो ये है, आपने स्मॉल अमाउंट डाला है, तो अगर स्मॉल अमाउंट डेल्टा बी का डाला है, NaOH का डाला है, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग होगा। जितना डालोगे ड्रॉप में वो रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। तो सुनना, स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, ये स्मॉल अमाउंट है। चलिए सुनिएगा, तो एसिड ए है, आपको साफ साफ दिख रहा है। बेस हमने डेल्टा बी डाला, और CH3CONA। अब देखो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, देखो ये बेस गया और इस बेस ने बेटे, इस बेस ने इस एसिड के साथ रिएक्ट किया। देखो इन दोनों की रिएक्शन हुई कि नहीं? देखो तो एसिड बेस रिएक्ट करें, तो एसिड कितना है? देखो जरा ए है, बेस आपने कितना डाला? डेल्टा बी डाला, और इसके अंदर जो सॉल्ट है, जो कॉन्जुगेट बेस है बेटे, इसके अंदर जो सॉल्ट है वो पहले से सी पड़ा हुआ है, इनिशियली सी पड़ा हुआ है। T=0 की बात कर रहे हो, सी पड़ा हुआ है। वाटर छोड़ दो, वाटर की बात करते नहीं है। अब जब रिएक्शन होगा बेटा, तो डेल्टा बी आपने डाला, तो डेल्टा बी ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग था। आप ड्रॉप में डालते हो, थोड़ा सा डालते हो, तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी यहां पे कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। जितना था उतना खत्म हो जाएगा। अब कोफिशिएंट सभी का 1 1 है, तो अगर ये डेल्टा बी खत्म हुआ है, देखो 1 1 है, तो ये भी डेल्टा बी खत्म होगा, तो ए था तो ए माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका ए माइनस डेल्टा बी, समझना, ये हो गया आपका 0। और यहां पर सॉल्ट जो था पहले से सी प्रेजेंट था, जब रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट और बना, कितना बना? डेल्टा बी बना, और पहले से सी था तो टोटल कितना हो गया? सी प्लस डेल्टा बी हो गया, ये आ गया। तो बेटा बताओ ये आपका फाइनल कंडीशन आया कि नहीं आया? तो फाइनल पीएच क्या होगा आप बताओ जरा इसका? पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कितना हो गया? सी प्लस डेल्टा बी, देखिए आपके सामने, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। देखिए ये एसिड है बेटा, अब ये हो चुका है ए माइनस डेल्टा बी, दिस इज ए माइनस डेल्टा बी। सो दिस इज फाइनल पीएच एंड दिस इज इनिशियल पीएच, और हमें तो चाहिए डेल्टा पीएच। तो बेटा डेल्टा पीएच क्या होगा? फाइनल पीएच माइनस इनिशियल पीएच। और यही जो डेल्टा पीएच आएगा, जिस केस में मिनिमम आएगा, उसका बफर कैपेसिटी सबसे कम होगा। इसलिए तो हम ये काम कर रहे हैं। लॉजिक समझ रहे हो तगड़े से बेटे? चलो आगे देखो, तो ये काम किया, तो चेंज इन पीएच निकाल सकते हैं हम लोग, डेल्टा पीएच निकाल सकते हैं। क्या आएगा डेल्टा पीएच? जरा देखो, फाइनल पीएच माइनस इनिशियल पीएच। फाइनल पीएच कितना था? अब यहीं पर देखो जरा सा, फाइनल पीएच बेटे कितना था आपका? ये था। अब इसमें माइनस करो इनिशियल पीएच, तो इसमें अगर आप माइनस करोगे तो यहीं पे आप देख सकते हो बेटा, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो पीके पीके तो कैंसिल हो जाएगा, पीके पीके तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये देखो पीके और इसका पीके कैंसिल हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो। अब ये क्या है? लॉग सी प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस डेल्टा बी, और यहां पर है माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो? तो इसको अगर हम लिख के दिखाएं आपको, तो आप चलो अच्छा दिखा देता हूं मैं लिख के इसको आपको, जस्ट मिनट। मैं इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है? देखो कैसे। चलो फाइनल पीएच बेटे क्या है इसमें? फाइनल पीएच हमें डेल्टा पीएच चाहिए। फाइनल पीएच कितना है आपका? ये तो कैंसिल हो चुका है, तो ये लॉग सी प्लस डेल्टा बी
डिवाइडेड बाय ए माइनस डेल्टा बी, और ये माइनस में देखो माइनस किया ना आपने इसमें इनिशियल, तो लॉग सी बाई ए हो जाएगा, माइनस लॉग सी बाई ए, लॉग सी बाई ए। कहानी समझ रहे हो बेटे एकदम अच्छे से, बोलो बेटा, है ना। अब इनको अगर आप रीअरेंज करोगे तगड़े से तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि भैया कौन क्या है, कैसे कैसे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, आप तुरंत समझ जाओगे। तो थोड़ा ध्यान से देखो और हर चीज को आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। तो आप बताओ बेटा क्या आना चाहिए, डेल्टा पी एच। तो लॉग सी प्लस डेल्टा बी ऊपर है, ए माइनस डेल्टा बी नीचे है। अब यहां पर लॉग माइनस है, तो माइनस है बेटा, तो अगर हम इसको प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, जरा देखो मैथमेटिकल है बेटे, सी प्लस डेल्टा बी। समझना, इसे बहुत तगड़ा चीज आएगी और एडवांस के लिए बहुत बढ़िया चीज है, जरा देखना, है ना। बहुत कम एक्सप्लेनेशन है इनका बुक्स में। तो यहां पर अगर हम इसको प्लस कर दें, सॉरी यहां प्लस कर दें, तो ये लॉग ए बाई सी हो जाएगा क्या। अब बेटा बताओ, ये अगर हम इसको लॉग ए बोल दें, इसको हम लॉग बी बोल दें, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से आपको जो डेल्टा पी एच मिलेगा वो क्या मिलेगा, लॉग देखो सी प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए माइनस डेल्टा बी इंटू ए बाय सी। इज इट करेक्ट। चलो देखो इस तरह से। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, रीअरेंज करो। कैसे कैसे रीअरेंज करना है, अब क्या करो, ये जो ए है इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, जरा देखिएगा जरा ध्यान से, मैं सही लिख रहा हूं क्या, सी प्लस डेल्टा बी बाय, हम इसको सी लिख सकते हैं क्या, पूरा लॉग के अंदर है ना, ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, लॉग के अंदर है, डिवाइडेड बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय ए। देखो सही है क्या, ये सही है क्या, जरा देखो, अगर आप देखोगे तो ए आपका ऊपर ही है ना, ऊपर, और सी नीचे। यस। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप करें, इसको थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई करें बेटा, तो देखो सी सी है, तो यहां से क्या इसको लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस डेल्टा बी बाय सी। बेटा आर यू गेटिंग माय पॉइंट, डिवाइडेड बाय देखो लॉग, यहां पर ए बाय ए 1 हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा बी बाय ए, ये पूरा का पूरा लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर है। सर ये लॉग, ये वाला हटाओ यहां से, ये देखो आया, बोलो बेटा यहां तक कहानी क्लियर है। अब यहां पर ऊपर वाले को ए बोल दें और नीचे वाले को ए बी बोल दें, तो लॉग ए बाय बी लॉग ए माइनस बी होता है। तो क्या हम इसको अलग करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा ध्यान से, क्या मैं इस चीज को डेल्टा पी एच को ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटे, जरा ध्यान दीजिएगा, लॉग 1 प्लस डेल्टा बी बाय सी माइनस लॉग 1 माइनस डेल्टा बी बाय ए। इतना बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आती है क्या बेटा, इतनी बात समझ में आती है क्या, है ना। लॉग, अच्छा जब हम ln ले रहे थे तो बेस ई था, क्या था, बेस ई था बेटे, यहां पर भी बेस ई था, यहां पर बेस ई था। अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 2.303 बाहर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, बोलो बेटे, देखो यहां पर ये है ना, ये बेस 10 था ना, अगर इसको बेस ई में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2.303 करना होगा। मतलब अगर 2.303 को हम बाहर कर लेंगे तो बेस ई, ये बेस 10 चल रहा था ना आपका, ये ऐसे करें, रुको, वेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाय 2. ये तो मैथमेटिक्स आप जानते ही हो। अब इसको ln, ठीक है, समझना बेटे, ये यहाँ तक बेस आपका 10 था, बेस ई में लेना चाहते हैं तो 1 प्लस डेल्टा बी बाय सी, इसको बाहर कर देते हैं, माइनस ln, बेस ई है बेटे अब यहाँ पर, है ना। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है ये, ए और यहाँ पर बेस ई। बताओ ये चीज़ आ जाएगा, बताओ यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक चीज़ मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर ध्यान से और गौर फरमाइएगा बेटा, डेल्टा बी बाय सी पे थोड़ा नज़र डालो और डेल्टा बी बाय ए पे नज़र डालो। डेल्टा बी तो बहुत स्मॉल अमाउंट था ना, ऊपर से जो आपने बेस डाला था, ये बहुत स्मॉल है। तो जब न्यूमरेटर बहुत स्मॉल है, और बेटा इसके पहले से जो आपका सॉल्ट पड़ा हुआ था वो तो ठीक ठाक पड़ा हुआ था, बट आपने डेल्टा बी जो डाला बहुत स्मॉल है, उसको एक बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो बेटा दिस विल बी लेस देन 1। डेल्टा बी बहुत स्मॉल है, एक या दो ड्रॉप आपने डाला था, और बाकी सोल्यूशन के अंदर तो आपका पूरा बफरिंग कंपोनेंट ऐसे भरा हुआ था ना, तो यहाँ पर सी या ए का वैल्यू ज्यादा होगा कि नहीं होगा, एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा होगा, इसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होगा। तो ये न्यूमरेटर बहुत कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर बहुत कम है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, तो इनका रेशियो बहुत लेस देन 1 होगा। यानी कि अगर हम इनको x बोल दें तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम x बोल दें तो x इज वेरी लेस देन 1। अब आप शायद समझ रहे होगे कि आगे मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, तो आगे मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊं, जरा देखिएगा, फटाफट वहीं से करते हैं। यहाँ तक का लॉजिक बेटे समझ में आया सभी को बढ़िया तगड़े से। अब सुनिएगा ध्यान से, एडवांस की बात है बेटा, हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी। चलिए तो आप जरा देखो, आप यहाँ पे तो हमने चेंज निकाला तो बेटा ये आ गया, फिर हमने देखो इसको ऐसे लिखा था ना अभी, फिर यहाँ पर हमने बेस ई में कन्वर्ट कर लिया, 2.30 से डिवाइड कर लिया तो ये चीज आया, और यहाँ से हमने इंप्लाई करके ये कर दिया। डेल्टा बी बाय ए या फिर डेल्टा बी बाय सी इज वेरी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि डेल्टा बी बहुत कम है,
ए के रिस्पेक्ट में, और डेल्टा बी बहुत कम है सी के रिस्पेक्ट में, सो दिस विल बी वेरी लेस देन 1. सो डेल्टा बी इज वेरी लेस. तो इनकी जो हायर पावर होंगी डेल्टा बी, इसकी जो हायर पावर्स होंगी डेल्टा बी बाय सी या डेल्टा बाय बी बाय ए बहुत कम होगा, और इनकी जो हायर पावर्स होंगी वो और भी बहुत कम होंगी. राइट अब देखो आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखो, फिर आगे बहुत तगड़ा रिजल्ट हम आपको दिखाने वाले हैं. सुनिएगा, आपको पता है कि log x प्लस 1 प्लस एक्स जो होता है, अगर इफ x इज लेस देन 1, तो भैया यहां पर जो डेल्टा b बाय ए है या डेल्टा b बाय सी है, ये दोनों तो 1 से बहुत कम है. यस, तो क्या होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2b2. अब चूंकि x 1 से बहुत कम है, तो इनकी जो भी हायर पावर्स है वो क्या होंगी, नेग्लेक्टेड होंगी. ऐसी log हम 1 माइनस एक्स की बात कर लें, अगर हम log 1 माइनस एक्स की बात कर लें, तो 1 माइनस को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 1 प्लस माइनस एक्स, और इस फॉर्मूले में डाल दें, जहां पर x है वहां माइनस एक्स, तो यहां माइनस एक्स डालेंगे, और यहां माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, यहां माइनस डालेंगे तो ये आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला आपका log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन गया, और ये log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया. तो आपको नहीं लगता बेटा डेल्टा पी एच जो यहां पर है 1 बाय 2.303 ब्रैकेट में जो ये लिखा हुआ है, ये आपका ln 1 प्लस एक्स नहीं है, और ये माइनस ln है ना, आप इसको 1 माइनस वाई बोल दो, है ना, या एक्स डैश बोल दो, सम ये है, और दोनों में x एंड x डैश इज वेरी 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 लेस देन 1. तो इनकी जो भी हायर पावर्स होंगी दैट विल बी वेरी वेरी लेस एक्चुअली. तो देखो अब बेटा एक्सपेंशन कर लो यहां से, देखो ये पूरा यहां से यहां तक था, अब जरा समझना, ये पूरा यहां से यहां तक था बेटा, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x क्या है, डेल्टा बी बाय सी, प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय 2 ना, और एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इसका स्क्वायर करो डेल्टा बाय सी का, सो डेल्टा बी बाय सी स्क्वायर बाय 2. ऐसे आगे बढ़ते जाओगे. सिमिलरली अब बीच में क्या लगा, माइनस माइनस, अब ये 1 माइनस एक्स का एक्स, देखो यहां पर ये एक्सप्रेशन, तो माइनस एक्स मतलब माइनस डेल्टा बी बाय ए, देखिए माइनस डेल्टा बी बाय ए. फिर आगे बढ़े तो प्लस, देखो प्लस है, 1 बाय 2 देखो 1 बाय 2 है, एक्स स्क्वायर दैट इज डेल्टा बी बाय होल स्क्वायर भाई, और ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, और इसकी हायर पावर्स को आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो. तो आपके पास क्या बचा, डेल्टा बी बाय सी, और यहां पर माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस डेल्टा बी बाय ए. तो यहां से क्या बचा, डेल्टा पी एच इक्वल्स टू 1 बाय 2.303 डेल्टा बी बाय सी प्लस डेल्टा बी बाय ए. अब सोच रहे हो सर क्या कर क्या रहे हो, अभी रुको, तो अभी क्या दिखाने वाला हूं गर्दा चीज, आपको आनंद आ जाएगा. सच बता रहा हूं, दिल गार्डन होगा, जरा देखें तो आप, मतलब प्रॉपर तरीके से. और ये सब कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने खुद का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन डेवलप किया है, जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, देखना कैसे. चलिए आ गया. अब इसको चाहो तो थोड़ा सा आप इस तरह से लिख लो. कैसे लिख सकते हो बेटा बताओ, एलसीएम ले लो. सो 1 बाय 2.303 बेटा, ऊपर में क्या आ जाएगा देखो, और डेल्टा बी कॉमन आ जाएगा आपका, डेल्टा बी आप यहाँ लिख लो, और ऊपर में क्या आ जाएगा देखो जरा सा, ये ए इधर जाएगा, तो यानी यहाँ पर ए प्लस सी बाय ए सी हो जाएगा. क्या ऐसा हो जाएगा क्या, देखो ये जहाँ पर ए क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड याद करो, और जहाँ पर सी क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट CH3COONA, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड था ना. ये क्लियर यहां तक बात कहानी. और अभी रुकना नहीं है भाई, अभी रुको, तो अभी क्या सिखाने वाला हूं जरा देखो तगड़े से. तो हमारा जो डेल्टा पीएच आया बेटे, हमारा जो डेल्टा पीएच आया वो क्या है, डेल्टा बी बाय 2.303 ए प्लस सी बाय ए सी डेल्टा. अब देखो बेटा यहां पर जो डेल्टा बी है, ओहो थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको बफर कैपेसिटी का एक फॉर्मूला बताया था बेटे. क्या बताया था, डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच. अरे भाई साहब बताया था क्या, आपको नहीं लगता कि यहां से बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया जनाब, एक्चुअल फॉर्मूला आ गया बफर कैपेसिटी का. स्टार्टिंग में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच. तो बेटा बताओ यहां पर डेल्टा पीएच है, यहां डेल्टा बी है, तो क्या यहां से हम डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच निकाल सकते हैं. तो डेल्टा पीएच को हम इधर ले जाएंगे, तो ये वाली टर्म्स इधर चले जाएंगे, तो यहां से बताओ बेटा डेल्टा बी बाय पीएच, डेल्टा पीएच ये आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर बफर कैपेसिटी, दैट विल बी योर बफर कैपेसिटी. लीजिए, क्यों ये काम किया, अब समझ में आया क्या आपको, क्यों ये काम किया बेटा, अब समझ में आया क्या क्या आपको. तो बफर कैपेसिटी आपका क्या आ गया, डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच. गजब भाई गजब, मजेदार चीज एकदम सामने है. तो बफर कैपेसिटी, अच्छा डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच को आप ये भी लिख सकते हो, बफर कैपेसिटी को. सो आपका डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच भी लिख लो आप इसको, और इसको आप 2.303 देखो ना, वही सेम चीज है कि नहीं बेटा, ए सी बाय ए प्लस सी लिख दो. अब इसको ऐसे भी अलग अलग करके लिख सकते हो क्या, 2.303, और ए मीन्स एसिड और सी मीन्स सॉल्ट था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. बेटा बताओ क्या ऐसा एक्सप्रेशन बफर कैपेसिटी का आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता क्या, अगर ऐसा पूछा गया तो फिर आप कैसे लिखोगे जब तक आप पूरा मैकेनिज्म हर चीज नहीं समझोगे. तो बेटा अब किसी तरह से भी क्वेश्चन बफर कैपेसिटी का घुमाया जा सकता है बेटे, किसी भी तरह से. अच्छा आपने स्टार्टिंग में जो बफरिंग कंपोनेंट लिया था उसमें एबीएस लिया था, तो आप यहां पे एसिड की बात करो. हम ये भी तो कह सकते हैं ना बेटा कि अगर बफरिंग कैपेसिटी आपका, अगर आप बफरिंग कंपोनेंट लेते हैं वो बेसिक बफर का ले लेते हैं,
लाइक इस तरह से यहाँ पर आप NH4OH प्लस यहाँ पर NH4Cl ले लेते हैं. लेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज C एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज सम, जो भी है यहाँ पर आपने A ले रखा है, तो लेट यहाँ पर ये A है. सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. तो यानी जहां पर एसिड है, बस यही तो देखो, एसिड की जगह अगर बेसिक बफर होता तो एसिड की जगह बेस हो जाता. यानी कि जहां पर एसिड है वहां बेस लिख दो बस, और बाकी तो सॉल्ट है ही आपको ऑलरेडी. यानी कि अगर बेसिक बफर होता तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता, 2.303. जहां पे एसिड था वहां पर बेस लिख दिया, सॉल्ट तो ठीक है, उसी का सॉल्ट ये वाला C हो जाएगा, डिवाइड बाय यहां पर बेस आ जाएगा, और देखो ये सॉल्ट, ये लीजिए. तो इनको बफरिंग कंपोनेंट बोल सकते हैं या फिर इनको बफरिंग रिएजेंट बोल सकते हैं, है ना. तो बेटा ये बताओ बेटा, तो बफर कैपेसिटी एक्चुअली में कैसे डेवलप हुआ, क्या फॉर्मूला कैसे आया, ये क्या ये आपको कहानी एकदम क्लियर हो गई क्या बेटे. इसके बेसिस पे देखो आगे हम कितना तगड़ा काम करने जा रहे हैं. जरा डेयरी मिल्क देखना आप, यहां तक बेटे एकदम क्लियर ना, एकदम मैथमेटिकली पूरा एकदम अच्छे से लॉग वॉग सब लगा डाला, हर चीज है ना, एक्सप्रेशन कर डाला, एक्सपेंशन कर डाला, है ना, सारी प्रॉपर्टी यूज कर डाली, और हमने बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल डाला. अरे भाई साहब आगे देखो जरा सा क्या. सो इन एनी बफर द सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफरिंग रिएजेंट. अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं. बफरिंग रिएजेंट बेटा क्या था, जरा देखो. जैसे यहां पर हम सॉल्ट एसिड की बात करें, जैसे यहां पर देखो क्या सॉल्ट या एसिड, तो सॉल्ट बेटा क्या था, C था, एसिड क्या था, A था. या अगर बेसिक बफर की बात करें तो सॉल्ट को C लिया, बेसिक बफर में लेट अगर आप बेसिक बफर लेते तो कुछ A होता सपोज, है ना. यहां पर बेस जो लेते हैं वो A होता कुछ, है ना, A लेके अब यहां B ले लो कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ ऐसा, ठीक है. वो हमेशा बेटा बफरिंग जो कंपोनेंट होंगे सिस्टम के अंदर, इनका जो सम आएगा कॉन्सेंट्रेशन का वो हमेशा कांस्टेंट होता है. अब बोलोगे सर ये कैसे, सर ये कैसे कांस्टेंट होगा, है ना. तो अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको. मैं आपको इनिशियल इनका सम दिखाऊंगा, और जब मैं उसमें कुछ ऐड करूंगा स्मॉल अमाउंट, तो उसके बाद आपको इन दोनों का सम दिखाऊंगा. देखते हैं चेंज होता कि नहीं चेंज होता है. अभी हम प्रूव करके दिखाते हैं. तो कहानी समझ गए हो ना कि एसिडिक जो बफर की आप बात कर रहे हो, लेट इसके अंदर जो एसिड है बेटा उसका कॉन्सेंट्रेशन, और प्लस इसके अंदर जो इसका कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट है, इन दोनों का सम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. दोनों का सम क्या होगा, K होगा. तो एसिड A था और ये आपका C था, इज इक्वल्स टू आपको K मिलने वाला है, कॉन्स्टेंट मिलने वाला है. कैसे, हम आपको दिखाते हैं. देखिए कैसे, चेक कीजिए. इनिशियली आपके पास क्या था जरा बताओ, अगर आप देख लो ध्यान से, तो क्या इनिशियली ये था, एसिड आपका A था, और बेटा सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस आपका ये था. दोनों का सम यहाँ पर सॉल्ट और एसिड का C+A K है. चलिए ठीक है. जब आपने डेल्टा B NaOH ऐड किया, चलो फिर से रिएक्शन दिखा देते हैं आपको. तो बेटा ये बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट किया था. अच्छा समझना, तो यहाँ पर जब आपने देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास CH3COH था जो कि पहले A था, और जो सॉल्ट पहले से पड़ा हुआ है वो आपका C था. अब आपने बाहर से डेल्टा B NaOH डाला, तो डेल्टा B NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, इस एसिड के साथ, चूंकि बेस है तो बेस ऑब्वियस सी बात है किसके पास जाएगा, एसिड के पास जाएगा. तो ये एसिड के पास गया. अब इन दोनों की होगी रिएक्शन, जरा देखिए रिएक्शन कराता हूँ. तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका रिएक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CONa और प्लस आपका पानी तो छोड़ दो. एसिड कितना था पहले, A था, बेस आपने डेल्टा B डाला. अच्छा ये पहले से सॉल्ट प्रेजेंट कितना, C है, ये हटा दो. अब ये चूंकि लिमिटिंग है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, डेल्टा B माइनस डेल्टा B हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा. तो बेटा ये कितना हो जाएगा, A माइनस डेल्टा B हो जाएगा. ये C पहले से था और डेल्टा B और बन जाएगा. तो बेटा अब बताओ, फाइनली जब आपने डेल्टा B NaOH ऐड किया उस टाइम पे सॉल्ट प्लस एसिड निकालो, तो सॉल्ट कितना जरा बताओ, क्या C प्लस डेल्टा B है, जरा देख लो, C प्लस डेल्टा B. एसिड कितना है, A माइनस डेल्टा B. अरे भाई साहब देखो रिजल्ट आ गया, ये देखो A माइनस डेल्टा B, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया, अभी भी C प्लस है वो कांस्टेंट. यानी कि इनिशियली हो चाहे फाइनली हो, जो बफरिंग कंपोनेंट हैं, जो बफरिंग रिएजेंट हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन का सम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा. सम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा जनाब, कांस्टेंट होगा. यानी से यहाँ इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करके एक काम कर सकते हैं कि C+A अगर कांस्टेंट है, चाहे आप इनिशियल की बात करो चाहे फाइनल की बात करो, तो यहाँ से C को हम K-A लिख सकते हैं. यानी हम किसी एक वेरिएबल को हटा सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, है ना. वो देखेंगे अभी हम. अभी और बहुत तगड़ी चीज ला रहा हूँ सामने, जरा देखो. उसके पहले थोड़ा सा एक चीज और देखो, क्या थोड़ा ध्यान से. अगर हम बात करें ग्राफिकल एनालिसिस यूजिंग बफर में हम क्या ग्राफ यूज करने वाले हैं वो हम आपको समझाना चाहते हैं. बेटा तगड़े से ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज, बहुत मस्त चीज समझा रहा हूँ आपको, और बहुत मजा आ रही है मुझे. तो जरा देखिएगा कि ग्राफिकल एनालिसिस क्या बफर में हो सकता है, ये आपको पता है. थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं. बेटा एक चीज बताओ, अगर y = kx² है,
तो अगर x में स्क्वायर है तो ये क्या होगा, दिस इज, है ना। अब अगर यहाँ पर x का वैल्यू बेटा आप 0 डालोगे तो y भी 0 आ जाएगा, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये। और चूंकि x पे स्क्वायर है तो उसके अपोजिट एक्सिस में कर्व झुकता है, तो देखो y में झुकेगा इस तरह से। ये आपको पता है, आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब आपके पास है। और अगर माइनस आ गया तब भी अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब ये भी ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। और बेटा चूंकि माइनस है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओपनिंग अपवर्ड पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। पैराबोला का इक्वेशन है ये। लेकिन एक नेक्स्ट कंडीशन जरा देखो, नेक्स्ट कंडीशन जरा देखो कि वो क्या हो सकती है, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। अगर हम बोले कि y इक्वल्स टू माइनस पी एम एक्स माइनस एन एक्स स्क्वायर है, ये बोल दो आप, सुनिएगा सुनिएगा जरा ध्यान से। या फिर प्लस पी, तो प्लस किया तो माइनस को अंदर ले गए, तो एन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स, ये जो है बेटा, ये जो इक्वेशन, ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। अब अगर आप यहाँ पर चाहो तो एक चीज़ देख सकते हो कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दें, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो होल वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। यानी एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये जो पैराबोला है पास ओरिजिन से ही होगा। ये देखिए, सो देन इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, बिकॉज व्हेन x इज 0 y इज ऑल्सो 0। और इसका जो वर्टेक्स होगा, ये जो इक्वेशन आप पैराबोला की इक्वेशन समझते होगे बेटा, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो पॉजिटिव वर्टेक्स होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, तो ये आपका y1 होगा और ये आपका x1 होगा, y और x में क्रम बराबर है। तो और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन और भी लेके आए तो ये बनता है y माइनस y1 इसका इक्वल्स टू माइनस पी एक्स माइनस x1 होल स्क्वायर। बेटा इसका इक्वेशन ये होता है ना। अब देखो यहाँ पर है ना, ये ओरिजिन से पास होगा, अभी मैं और दिखाता हूँ आपको, और इसके जो वर्टेक्स होंगे x1, y1 होंगे, ये वाले होंगे। सो हैविंग पॉजिटिव वर्टेक्स x1, तो इसका जो फॉर्मेट है वो ये वाला फॉर्मेट भी सेम फॉर्मेट है दोनों। इसका जनरल फॉर्मूला ये आएगा यहाँ से, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है पैराबोला का। ये मैथमेटिकली आप शायद समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका यूज कहाँ, अब सोचो कि सर इतना गर्दा मैथमेटिक्स, वो भी आयनिक में सर, वो भी बफर में सर। बफर में तो हम बात करते थे सर कि वीक एसिड होना चाहिए, है ना, उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, ऐसा कर दो वैसा कर दो, हेंडरसन इक्वेशन लगा लो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, है ना, इतना एसिड डाल दो, इतना बेस डाल दो। ये सब क्या कहानी है सर, ये सब क्या कहानी है? तो भैया ये एडवांस की कहानी है, जरा देखो ध्यान से, बहुत जबरदस्त कहानी है। और कहानी में अब आएगा मोड़, कहानी में अब आएगा मोड़। तो अब जरा देखो, अब एकदम दिल थाम के बैठो और देखो जरा सा मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। आप याद करो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हमने पहले ही बात किया था कि पीएच इक्वल्स टू अगर पीके हो जाए तो मैक्सिमम बफर सोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, उसका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। या फिर पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी आ जाए तो आपका वो बफर सोल्यूशन सबसे बेस्ट बफर होता है। कैसा होता है? बेस्ट बफर होता है, याद है ना, अभी बताया था बेस्ट बफर होता है। और बेस्ट बफर होने का मतलब कि उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अभी हम देखो दिखाते हैं आपको, ऐसे थोड़ी देखो तो तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे ना बेटे। ये चीज मैं आपको पहले बताया कि नहीं बताओ, आप मुझे बताओ। ओके, फॉर्मूला आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो कि भैया जो बफर कैपेसिटी है ना, लेट बफर कैपेसिटी इज 5, कुछ भी नाम बोल दो, 5 बीटा जो भी है, इज इक्वल्स टू क्या निकाला था आपने? डेल्टा पी बाय डेल्टा। मैं यहाँ पर बेस ऐड करके निकाल रहा हूँ, आप एसिड भी ऐड करके निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला आया था 2.303 AC बाय, है ना, A प्लस सी। और आपने ये भी देखा था कि A प्लस सी का वैल्यू क्या आया था? कांस्टेंट आया था। याद है ना इतना पूरा अच्छे से? ये आपका बफर कैपेसिटी आया था कि नहीं आया था बेटा? जहाँ पर A एसिड था कॉन्सेंट्रेशन, C सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन था, और ये एसिड प्लस सॉल्ट का सम है जो कि कांस्टेंट है। यहाँ नीचे K भी लिख सकते हो आप, या कुछ और कर सकते हो, देखेंगे क्या हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटे? चलिए तो आगे दिखाते हैं अब आपको मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या आएगा, जरा देखिएगा। सो बफर कैपेसिटी और phi इज इक्वल्स टू डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच इज इक्वल्स टू 2.303 AC बाय A प्लस सी। अरे भाई साहब, जहां पर A क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, जहां पर, और यहां पर C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या कॉमन आयन। बात समझ रहे हो? या फिर क्या, और भी क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इट्स C। और C प्लस A इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। देखिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। तो C प्लस A कॉन्स्टेंट है, यानी C की जगह हम K माइनस A लिख सकते हैं। तो अब जो आपका फॉर्मूला है, ये देखो, समझना अब समझना, अब वो चीज आ जा रही है। मैंने आपको अभी दिखाया है जो फॉर्मूला, जरा रुकिए, ये जो फॉर्मूला दिखाया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये अभी आपको दिखाता हूँ कैसे बफर कैपेसिटी में सब कैसा यूज होगा, ये वाला या ये वाला कैसे यूज होगा। अभी आपको करेक्टली एग्जैक्टली दिखाता हूँ, प्रूव करके दिखाता हूँ सारी चीजें। और देखना इसका ग्राफ तो आपको पता ना ऐसा, और बफर कैपेसिटी का भी थोड़ा सा इंतजार करो, देखो क्या गर्दा मजा आने वाली है आपको। तो जरा देखिएगा ध्यान से और बेटे गौर फरमाइएगा, है ना। बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं हम लोग, बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं, बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं। देखो क्या,
बफर कैपेसिटी जो आपने निकाला बेटा डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। इसका फॉर्मूला 2.303 AC बाई ए प्लस ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट जो बफर कैपेसिटी है उसको हमने वाई बोला, पूरा बफर कैपेसिटी, यानी ये बफर कैपेसिटी वाई है, यानी ये वाई है, ये वाई है, या ये वाई है, इसको हमने वाई बोल दिया। सेट दिस कंप्लीट टर्म इज वाई। अब ये वाई का मतलब क्या हुआ कि ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो सी उसकी जगह हम के माइनस ए लिख सकते हैं क्या? जैसे आप सी की जगह के माइनस ए लिखो, ए उड़ जाएगा, तो नीचे यहाँ से क्या है, वाई इक्वल्स टू 2.303 बाई के ए के। अब सुनो और ध्यान से सुनो, सी की जगह आपको के माइनस ए पुट करना है, तो सी कहाँ पर, यहाँ पर भी तो है, तो ए, और हमने सी की जगह के माइनस ए पुट कर दिया, और यहाँ पर सी की जगह के माइनस ए, तो नीचे तो ए आ गया, ए कैंसिल हो गया, सॉरी, नीचे के आ गया, और देखो यहाँ पर ए था और सी की जगह के माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2.03 बाहर था, तो ए के माइनस ए स्क्वायर हो गया। आहा, सो वाई इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, 2.303 बाई के ए के माइनस ए स्क्वायर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप परफेक्टली इस बात को समझ रहे होंगे, पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है अभी तगड़े से, और यही काम है एडवांस का। देखिए बफर कैपेसिटी का इतना डिटेल डिस्कशन मैं आपको दे रहा हूं, शायद ही आपको कहीं मिलेगा, शायद ही आपको कहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है बेटे। अच्छा, अभी मैं सोच रहा कि चल क्या रहा है, अभी आपको दिखाएंगे कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी उस पैराबोला में कहां एग्जिस्ट करेगी और किस तरह से होगा। मैक्सिमम का कंडीशन अभी लगाना है भाई, तो अभी देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। तो पहले तो एक चीज आपने ये देख लिया बेटा कि हमने बफर कैपेसिटी को प्रूव कर दिया कि भैया ये जो फॉर्मूला ये इसके बराबर होता है, बफर कैपेसिटी सीधे सीधे निकाला। तो पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन से फॉर्मूला बताया, फिर पूरा डिराइव करके निकाल के दिखाया। अब ये सब चीजें एडवांस में, इनका बीच का कोई सा भी तोड़ मोड़ कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है कि दोनों का सम कांस्टेंट रहता है ना। तो सब आपने जब यहाँ पे डाला बेटा तो ये फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पर एक काम आप ये कर सकते हो ना बेटे, क्या कि अगर आप माइनस को बाहर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस को अगर आप बाहर निकाल लो, यहाँ से कलर चेंज कर लें, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा 2.303 बाई के, और माइनस बाहर निकाला तो क्या बेटा ए स्क्वायर माइनस ए के हो जाएगा क्या, जरा ये देखिए हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा कि अब आगे की बात जो है वो कैसे होगी क्लियर, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो आपने जब माइनस को बाहर निकाला बेटे, अब ध्यान देना बेटे, तो देखो यहाँ पर माइनस आया, ए स्क्वायर माइनस ए के हो गया। अच्छी बताओ बेटा, ये ठीक है, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगाओ ना भाई, ये सब चल रहा है एडवांस लेवल एकदम। क्या बेटा हम इसमें के स्क्वायर, अब देखो इतना तो उतने, क्या मैं इसको के स्क्वायर बाय 4 इसमें ऐड कर दूं और सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको? नहीं पड़ेगा। ओके, तो जब आप के स्क्वायर बाय 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा जनाब कि ये वाला फॉर्म क्या बन जा रहा है, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म। क्या बेटा ये आपका a माइनस के बाई 2 होल स्क्वायर हो जा रहा है क्या? तो जरा इसका ब्रैकेट ओपन करके देख लो। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर, है ना, देखो बाय 4 है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करोगे तो माइनस ए के आ जाएगा। देखो क्या वही है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए के। अरे भाई साहब, तो इस पूरे की जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, a माइनस के बाई 2 होल स्क्वायर। अरे भाई साहब, और आपका ये बच जा रहा है तो माइनस के स्क्वायर बाई 4 ये बच जा रहा है, माइनस बाहर लगा हुआ। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक बार इस पूरे टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अलग करके, और एक बार इस पूरे टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन के साथ और अलग करना चाहते हैं। तो चलो पहले इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस था तो देखो माइनस 2.303 बाई के, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो ए माइनस बेटा यहां पर क्या होगा, के बाई 2 होल स्क्वायर आ गया। और उसके बाद इसी चीज को आप इधर ले जाओ, जब आप इधर ले जाओगे तो देखो माइनस, ध्यान देना बेटा, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो गया, देखो प्लस हो गया। अब 2.303 बाई के इंटू के स्क्वायर बाय 4 करोगे तो इसका के स्क्वायर से नीचे वाला के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में के बाय 4 हो जाएगा। सो 2.303 के बाय 4 आ गया, ये आपके साथ ये इक्वेशन आ गया। अब चाहो तो आप इस चीज को प्लस है तो इधर ले आओ। सो y माइनस, देखो ये वाला टर्म को इधर ले आए तो प्लस है तो माइनस हो गया, तो y माइनस 2.303 के बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 2.303 बाई के a माइनस के बाय 2 होल स्क्वायर। अब बेटा बताओ क्या ये आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गया क्या कि y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस p x माइनस x1 होल स्क्वायर। बोलो ना बेटे, जहां पर y1 आपका ये हो जाएगा, इसको हमने p बोल दिया है, देखो ये p हो जाएगा, और बाकी का आपका x1 जो है देखो ये k बाई 2 है। तो ये जो x1 y1 है बेटा बताओ, अब ये जो इक्वेशन है अभी मैंने बताया था ना बेटा, इक्वेशन कैसे निकाला देखो जरा साहब, यहां पर जो आपने ध्यान से अगर आप देखो बेटा, यहां पर ये जो फॉर्मेट आया आपका, और थोड़ा सा पहले अगर आप देख लो ध्यान से, तो क्या ये वही चीज़ नहीं आया, वही चीज़ नहीं आया। देखो जरा यहाँ पर ए के माइनस ए स्क्वायर था, है ना, यहाँ पर ए
अगर हम ये वाई एक्सिस है और अगर हम ए को यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लें, अगर हम यहाँ पर ए को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए है इसको हम एक्स एक्सिस ले लें, तो अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सिस मतलब एक्स का वैल्यू यानी ए का वैल्यू अगर जीरो डालोगे तो बेटा बताओ वाई जीरो नहीं आ जाएगा, यानी कि कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। और चूंकि यहाँ पर जरा देखिएगा पूरा मैथमेटिक्स है ना, और आई होप कि बेटा मैथमेटिक्स तो आप तगड़े से जान ही रहे होगे ना, और चूंकि यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है तो ये ओपनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ये कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ये ओपनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड होगा कुछ इस तरह से। इसका जो वर्टेक्स होगा बेटा यहाँ पर वो क्या होगा, एक्स, ये x1 कॉमा वाई, ये आपका y एक्सिस हो गया, और ये आपका x, और x में यहाँ पर क्या है बेटा a, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ a ले सकते हो, या फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉल्ट भी ले सकते हो, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बेस भी ले सकते हो, किसी के रिस्पेक्ट में भी आप ग्राफ बना सकते हो। अभी हम ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप ए के रिस्पेक्ट में बात करो, इसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्योंकि ए को ही हमने यहाँ पर क्या लिया, एक्स लिया। देखो तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं, आप बेस भी ले सकते थे, आप सॉल्ट भी ले सकते थे, किसी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये आएगा। जहां पर देखो पी का वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया साफ साफ, देखो ये पी है आपका 2.30 बाई के ना, पी के है बेटे आपका, दिस इज के, दिस इज के, राइट बेटे। कुछ ये फॉर्मेट आ जाएगा आपका। तो यहां से देखो एक्स हो गया, ये y1 हो गया, इसके वर्टेक्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, x1 कॉमा y1, ये आपका y1 होगा यहाँ पर, और ये x1 होगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि y1 जो आपका है ये है आपका 2.303 k/4 और x1 है आपका k/2, ये आपके सामने है बेटा। तो ये ग्राफ आया। तो बेटा ये जो y है वो है क्या, y आपने किसको लिया था भाई, जरा गड़बड़ न करें, जरा देखो y आपने किसको लिया था, जरा वापस चलें। क्या आपने y बफर कैपेसिटी को लिया था, अरे भाई साहब आपने y बफर कैपेसिटी को लिया था जनाब। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में ग्राफ है, बफर कैपेसिटी, और बफर कैपेसिटी ये भी था, क्या था 2.303 AC बाई ए प्लस सी, ये भी तो बफर कैपेसिटी था, ऐसे भी लिख सकते हो, वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस का ग्राफ ये है, और ये इसका मैक्सिमा है। तो बेटा अगर आपको इक्वेशन पता है तो क्या मैक्सिमा नहीं निकाल सकते हो क्या, बाय नोइंग द इक्वेशन यू कैन फाइंड द मैक्सिमा। यानी आप इस पॉइंट की बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि इस पॉइंट पर बेसिकली क्या होने वाला है, बोलो ना बेटे। तो ये जो इक्वेशन आपने निकाली यहीं से तो निकाली, तो क्या इसी इक्वेशन से हम क्या मैक्सिमा का कंडीशन निकाल सकते हैं क्या यूजिंग दिस इक्वेशन। तो क्या करें, बफर कैपेसिटी है ना बेटा ये y, तो हम dy बाय, और चूंकि यहां पर एसिड ले रहे हो तो x a है ना यहां पर, तो यहां पर हम dy बाय dx अगर निकालें या dy बाय da निकालें और उसको जीरो के बराबर कर दें तो बेटा क्या मैक्सिमा का कंडीशन नहीं आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर इसके कंडीशन निकालना तो हमें आ जाना होगा। अरे बोलो ना बेटा, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए तो एक बार ये सब चीज़ों को एक बार अच्छे से क्लियर करते हैं और समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आगे मैंने समझाया है वहाँ पर गौर फरमाया। चलिए देखें, तो अब आगे बढ़ें। बहुत बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपके सामने बेटे मैं रख रहा हूँ, जरा आप देख लीजिए। अब देख लीजिए आप यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग पॉजिटिव वर्टेक्स x1y1। ये देखिए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये आपका बफर कैपेसिटी था, ये आपका बफर कैपेसिटी था, जो कि आप इसको बफर कैपेसिटी ऐसे आप प्यार मोहब्बत से लिख लो आप इसको, और बफर कैपेसिटी या फिर ये है ना बफर कैपेसिटी वर्सेस क्या, आप यहाँ पर क्या ए या सी ले सकते हो। अभी हम ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो चलो आप ए के रिस्पेक्ट में बात कर लो, बट यहाँ पे कोई भी हो सकता है। और देखो x1 आपको पता है k/2 था और y1 2.303 k/4 था, x1 y1 आपको पता है ना। अब सुनो तो बेटा ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी एकदम अच्छे से, ये चीज़ आपको बेटा एकदम क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर अब जरा समझना ध्यान से। यानी कि अगर इक्वेशन हमारा कौन सा था, इक्वेशन हमारा क्या था यहाँ पर, तो बेटा ये तो बफर कैपेसिटी, देखो ये एक्सिस बफर कैपेसिटी है ना। तो अगर हम यहाँ पर लिखें डी बफर कैपेसिटी, और यहाँ पर अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात कर लें तो डी बाय जो कि जिसको आपने एक्स लिखा है, बफर कैपेसिटी को आपने क्या लिखा, वाई लिखा है। यानी हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालें, डी वाई बाई डी एक्स एट मैक्सिमा, तो बेटा इसका जो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, इसका जो स्लोप आएगा वो जीरो आएगा, तो मैक्सिमा पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। सो डी बफर कैपेसिटी, देखो वाई एक्सिस बफर कैपेसिटी आपका, बफर कैपेसिटी क्या 2.30 AC बाई ए प्लस सी बाई डी ए, एक्स आपका ए इक्वल टू जीरो करो। सो अब बफर कैपेसिटी क्या था, डेल्टा बी बाई डेल्टा पी एच, भाई ये है कि नहीं डेल्टा बी बाई डेल्टा पी एच बाई डी ए इक्वल टू जीरो करना है, कर लो भाई।
कर लो और देखो अभी, अब रिजल्ट देखो जरा जनाब। सो डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच बफर कैपेसिटी ये था आपका, जो कि क्या था, अरे भाई आपका बफर कैपेसिटी क्या था, 2.303 ए सी बाय ए प्लस सी, और ए प्लस सी आपका के था, ए प्लस सी आपका के था। तो जहाँ पर ए प्लस सी है वहाँ के लिख दिया, और जहाँ पर सी है वहाँ पर के माइनस ए लिख दिया। तो जहाँ पर सी है देखो वहाँ पर के माइनस ए लिख दिया, और जहाँ पर ए प्लस सी वहाँ के लिख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो करो भाई। तो अब बताओ बेटा, ये तो है बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी ये पूरा का पूरा बफर कैपेसिटी मीन्स दिस इज वाई, दिस इज वाई, दिस इज वाई। कहानी समझ रहे हो बेटा? सो आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, वेयर एक्स इज ए, तो देखो ये ए, और वाई आपका बफर कैपेसिटी है, और बफर कैपेसिटी आपका ये पूरा का पूरा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है ए के रिस्पेक्ट में, करो। तो क्या करोगे बताओ, डी बाय डी ए करना है इसका, तो डी बाय डी ए। तो इसको क्या किया हमने, ए को मल्टीप्लाई कर लिया, तो के ए हो गया माइनस ए स्क्वायर हो गया। सो डी बाई डी ए ऑफ के, इसको अंदर ले गया, देखो के, सो डी बाई डी ए ऑफ के, डी बाई डी ए ऑफ ए स्क्वायर, बेटा डी बाई डी ए ऑफ के करोगे तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, के बचेगा, और डी बाई डी ऑफ ए स्क्वायर करोगे तो माइनस 2a आ जाएगा, और नीचे के ऑलरेडी पहले से है, और 2.303 है इक्वल टू 0 किया, तो सारे कॉन्स्टेंट्स को हटा डालो, तो यहाँ से आपका के माइनस 2a इक्वल टू 0 आ गया। अरे भाई साहब, है ना? तो गर्दा हो गया बेटे। अब जरा देखिए आगे, आगे आप मस्त एंजॉय कीजिएगा और जरा सही तरीके से देखिएगा। देखिए तो बेटा के माइनस, अच्छा मैक्सिमा का कंडीशन आपने लगा दिया। अब जो भी कंडीशन आएगी तो पैराबोला में जो मैक्सिमम था, मैक्सिमा था, वहीं पर वही कंडीशन आएगी ना, जरा देखिएगा ध्यान से। सो के माइनस 2a 0 हो गया, यानी के इक्वल टू 2a हो गया, यानी यहां से ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा, के बाई 2 आ गया। अच्छा के की जगह सी प्लस ए, सी प्लस, सॉरी बेटे जी क्या हो गया, जस्ट मिनट बेटे, मुझे चेंज करना होगा, वेट 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 वेट, यस, के इक्वल्स टू सी प्लस, ये क्या हो जा रहा है भाई, ये क्या हो जा रहा है, अच्छा चलिए ठीक है, करेक्ट, ओके चलिए आ गया। अब बताओ सी प्लस ए आपका के था, राइट, ये यानी के की जगह पर आप सी प्लस ए लिख सकते हो, तो लिख दिया सी प्लस ए बाई 2, 2 इधर ले जाओ तो 2a हो गया, देखिए सो 2a को सी प्लस ए आ गया। अब ए को इधर ले जाओ तो 2a माइनस ए को सी, भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आ गया। अच्छा ये कब, जब आपने बफरिंग रिएजेंट क्या लिया था, एसिडिक बफर लिया था, तो एसिड और सॉल्ट का बराबर आ गया। अब अगर आप बफरिंग रिएजेंट, देखो ये कंडीशन, इसको ऐसे समझना, जरा देखिएगा ध्यान से, जब हमारा बफरिंग रिएजेंट यहीं पर बढ़िया प्यार मोहब्बत से बस्त लिखते हैं, जब व्हेन बफरिंग रिएजेंट इज एबीएस, एसिडिक बफर है, तो उसमें एसिड और सॉल्ट की बात होगी बेटे, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो सॉल्ट किसके बराबर आ गया, एसिड के बराबर आ गया, इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड के बराबर आ गया। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो। एंड व्हेन बफरिंग रिएजेंट अगर आपका बीबीएस होता तो क्या आता, व्हेन बफरिंग रीएजेंट, समझ लेना कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अगर आपका बीबीएस होता बेटे तो क्या आता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या कॉमन आयन जो इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस आता, दैट डिपेंड्स। तो अगर आप बफरिंग रिएजेंट एसिडिक बफर ले रहे हो तो सॉल्ट और एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, अगर आप बफरिंग रिएजेंट बेटा बीबीएस ले रहे हो तो सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, यानी कि, और ये कहां पर होगा, एट मैक्सिमा, राइट, मैक्सिमा, क्योंकि आपने मैक्सिमा की कंडीशन यहां पर यूज की है, किसी कंडीशन में यूज किया आपने, यहां पर मैक्सिमा की कंडीशन यूज की है, यानी कि अब मैक्सिमा। अब आप ये जो ग्राफ था, वापस चलो, ये जो ग्राफ आप था, ये देखो ये वाला बेटा, यहां पर बताओ, ये चीज जो आप देख रहे हो यहां पर, ये बफर कैपेसिटी है ना यहां पर, तो ये देखो ये ग्राफ बढ़ता गया ऐसा गया, तो बेटा इस पॉइंट पर तो मैक्सिमा है ना, इसी पॉइंट पे तो मैक्सिमा है ना, यानी इस, और ये बफर कैपेसिटी का ग्राफ है, यानी इस पॉइंट पर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, और इस पॉइंट पर ही तो हमने डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर किया है, यानी इस पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मिल रहा है, कब, जब आप एबीएस लोगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल्स टू आपको सॉल्ट मिलेगा कब, जब आप क्या लोगे बेटे, एबीएस बीबीएस लोगे। अरे देखिए जनाब, जब आप बीबीएस लोगे,
यानी कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब हो सकता है, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, अगर एसिडिक बफर है तो एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, या फिर अगर बेसिक बफर है तो बेस और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर हो जाए, तो इन दैट केस बेटे जो आपका बफर कैपेसिटी होगा, देखो ये बफर कैपेसिटी, ये आपका बफर कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा जनाब, मैक्सिमम। यानी कि जरा देखें और गौर फरमाए, हम लोग कहां पर थे, वापस चलते हैं वहीं पर, यस यहां थे, ये हो गया, नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल्स टू एसिड अगर एसिडिक बफर है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू बेस अगर बेसिक बफर है। अब बेटा मत बताओ, अगर एबीएस होता, देखो हो गया कहानी, तो उसका फॉर्मूला क्या था, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो अगर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की बात कर रहे हो तो बेटा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा कि नहीं होगा, सॉल्ट और एसिड का, तो ये वन log 1 हो जाएगा, और log 1 आपका 0 हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स 0, तो यहां से आपको पीएच इक्वल्स टू पीके मिल जाएगा। अगर आपका बीबीएस होता, क्या होता, बीबीएस होता बेटे, तो पीओएच आपका क्या होता, पीकेबी होता, और प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या कॉमन आयन या कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस होता। अब बेटा बताओ दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाती, तो यहां से आपको पीओएच क्या मिलता, पीकेबी मिलता। बताओ बेटा इन्हीं दोनों केसेस में तो एसिडिक बफर के लिए मिलता, बेसिक बफर के लिए मिलता, यही तो आपका बेस्ट बफर होता है, यही तो आपका बेस्ट बफर होता है। पहले बताया था कि नहीं बताया था, यानी ऐसी ही कंडीशन में आपकी जो बफर कैपेसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। बताओ बेटे आनंद आ रहा है कि नहीं, आनंद आया कि नहीं आया, हर चीज तोड़ तोड़ के, हर चीज तोड़ तोड़ के, जोड़ तोड़ के आपको एकदम क्लियरली समझाने की कोशिश की है बेटे, मैंने क्लियरली समझाने की कोशिश की है ना। और अब रेंज भी देख लो आप, इसका मतलब सो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ बफर कैपेसिटी, जरा देखो उसका रेंज क्या हो सकता है, अब आप चेक कर लो बेटे। देखो तो ये आपका ग्राफ था बेटे, बताओ यहां पर आपको पीएच इक्वल्स टू पीकेबी मिल जाएगा या पीएच इक्वल्स टू पीके मिल जाएगा, दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा बफरिंग रिएजेंट यूज कर रहे हो। उसके बाद रेंज आपको बताया था क्या कि भैया सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस का जो रेशियो 1/10 होता है, तो ये जो रेंज आपको यहां से यहां तक मिलेगा, ये वाला ये वाला ये वाला, यहां पर आपका रेंज पर डिपेंड करेगा कि भाई 1/10 से 10 का रेंज होगा, तो ये तो आपका मैक्सिमम बफर होगा। और बेटा ये जो यहां से यहां तक का होगा, ये जो रेंज आप देख रहे हो ना 1/2 to 10 to 2, बेटा ये जो रेंज होगा, ये जो रेंज होगा ये आपका इफेक्टिव बफर होगा। और इसके अगर आप इधर उधर कहीं भी मूव कर गए, इधर या उधर, तो बफर कैपेसिटी उसका बहुत गड़बड़ होगा, खत्म होगा। देखो नीचे जा रहे हो ना, तो बफर कैपेसिटी कम होगा कि नहीं कम होगा, यानी उसका पीएच को चेंज को रोकने का पावर कम हो जाएगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी। बेटा दिस इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ व्हाट बफर कैपेसिटी। क्या चाहिए बेटा बताओ, बच्चे की जान लोगे क्या आप? सो फॉर एसिडिक बफर ये आपका पीके +1 टू पीके -1 होगा, यानी अगर एक जगह पर आपका पीके -1 है तो सब पीके +1 होगा। या फिर अगर बेसिक बफर की बात करो तो पीके बी +1 या -1 तो पीके बी +1 तक होगा। ये आपका रेंज होगा, इस रेंज में आपका इफेक्टिव बफर आएगा, और यहाँ पर आपका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा, जहाँ पर आपको C = A मिल रहा था, या फिर आपको C = क्या एसिड इसको आप बोल सकते हो, या फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस मिल रहा था। तो बेटा बताओ ये चीज़ हम लोग प्रूव किए कि नहीं किए, हर चीज़ बताओ बफर कैपेसिटी का एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बेटा। और सच बताओ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और बहुत अच्छे से मैंने इसको सोचा कि बफर कैपेसिटी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है बेटा, तो मैं बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट लाना चाहता था, मैथमेटिकली हाई लेवल सोच समझ के कि किस तरह से कैसे सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती। अब बेटा बताओ इसे ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर भी कुछ भी पूछ दिया जाए, बेटा बताओ क्या आप नहीं कर सकते हो क्या क्वेश्चन, क्या नहीं कर सकते हो क्या क्वेश्चन। हर चीज कि बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला कैसे आया, पहले तो डेफिनेशन से हमने बताया, फिर उसको डिराइव करके दिखाया, लॉग का एक्सपेंशन यूज किया हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन यूज किया, पैराबोला यूज किया, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे, ओरिजिन से पास होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, है ना, वो सारी चीजें बताई। और इसके बेसिस पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो इसके बेसिस पे मैंने 1-2 क्वेश्चंस बनाए हैं, खुद बनाए हैं, और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर उनको सॉल्व। अब मैंने आपको दिखाया था ना झलक दिखला जा जेडीजी सेक्शन, तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चन दिखा था, आपको दिखा था कि नहीं दिखा था, तो मैंने फ्रेम किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है जो एडवांस में पूछा जा सकता है। सो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत मस्त एंजॉय करेंगे, बफर सोल्यूशन से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आई होप बेटा कि आपको आज से बफर का डर एकदम दूर हो गया होगा। अब बफरिंग नहीं होगा आपके दिमाग में, बफर को देख के अब आपके दिमाग में बफरिंग नहीं होगा, एकदम स्मूथ चलेगा चीजें, एकदम चीजें स्मूथ चलेगा, क्योंकि बफर पढ़ के हमने बफरिंग को रिमूव कर दिया, बफर की ऐसी तैसी कर दी। क्या बफर भाई अब तुम आ जाओ,
हम निपट लेंगे तुमसे किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन पे। तो ये बेटा तगड़ा चीज़ हमने किया। और बेटा देखो ये बहुत तगड़ी चीज़, आप मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब क्या चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, आप इस चीज़ को कितना फील कर पाओगे, कितना रियलाइज कर पाओगे, ये आप पर डिपेंड करता है। बट मैं इतना बता दे रहा हूँ कि ये बहुत तगड़ी चीज़ थी बेटे, आपके लिए बहुत तगड़ी चीज़ थी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। ठीक है, तो आज की सेशन बेटा इतना ही रखते हैं। और आई होप बेटा कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा, आपने बहुत तगड़ी चीज़ सीखी आज की क्लास में। तो बेटा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और बेटा बताएं अपने दोस्तों को, शेयर करें बेटा, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, जितने भी सोशल मीडिया हैं, हर जगह पे डालो ना बेटा, आग की तरह फैलाओ ना आप इसको। अगर आपको अच्छा लगता है तो बेटा जितने भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम है ना, व्हाट्सएप या फिर FB, जो भी जहाँ भी है, हर जगह फैला डालो ना भाई, है ना। अपने चाहो तो आप अपने व्हाट्सएप में जो आप स्टेटस लगाते हो वहाँ पर लिंक शेयर करो, लोगों को बताओ, हर जगह जहाँ जहाँ कर सकते हो करो बेटे, इसको है ना शेयर करो। ओके, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। आई होप आपने बहुत मजा किया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा बेटा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटे, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।